यस यस यस, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। मैं सुमित शर्मा सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल या बैच जीत बैच में, जहां पर आज हम क्या करेंगे। आज हम करेंगे आपका चैप्टर नंबर 2 जो है रिवीजन सीरीज बोर्ड सीरीज में, है ना, जीत बोर्ड सीरीज में। आज हम करेंगे आपका चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। एक बार मैं चेक कर लेता हूं कि आपको प्रॉपर विजिबिलिटी है, बिकॉज कभी कभी क्या होता है ना, वो उड़ जाता है। क्या उड़ जाता है? इसका फोकस। तो लेट मी चेक, क्या ये फोकस्ड है? एक बार इसको दोबारा से मैं रिफोकस कर लेता हूं। यस, नाउ इट्स परफेक्ट। इस प्रकार से आपको प्रॉपर दिख रहा है। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले मैं इसको आपको जरा बेसिक बताऊं कि आपको क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में। आपको पता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन आपको पढ़ना है इस चैप्टर में, है ना। थोड़ा बहुत तो आपको भी पता होगा ना क्या क्या है इस चैप्टर के सीक्वेंस में। सबसे पहले जो है आपके पास आएगा बेसिक इंट्रोडक्शन। तो पहले हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन में आपको जस्ट जनरल चीजें बताई जाएंगी। जनरल चीजों का क्या मतलब है देखना। जब हमें पूरा रिप्रोडक्शन का प्रोसेस पढ़ना है, तो रिप्रोडक्शन में आपने चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ा कि 3 तरह के प्रोसेसेस होते हैं। एक होता है प्री फर्टिलाइजेशन, एक होता है फर्टिलाइजेशन, एक होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन के प्रोसेसेस। पिछले चैप्टर हमने टैब वाली फॉर्म में किया था ना। अब ये वाला चैप्टर हम ऐसे करने की कोशिश कर रहे हैं। आप बताना आपको जैसे अच्छा लगेगा वैसे कर लेंगे, है ना। इसके आपको नोट्स नहीं मिलेंगे। नोट्स के लिए आपको जाना पड़ेगा टेलीग्राम चैनल पे। वहां पे आपको डिटेल्ड लेक्चर्स थे। इस चैप्टर के 10-12 लेक्चर्स गए हैं, तो आप वहां से उसको डाउनलोड कर लेना नोट्स को, है ना। और ये ऑफकोर्स बोर्ड्स के लिए, तो इसके और उसके नोट्स में थोड़ा सा डिफरेंस होगा। इसमें हम उतनी डिटेल वाली चीजें नहीं करेंगे, है ना। उसमें थोड़ी एक्स्ट्रा चीजें होती हैं, इसमें हम उतनी एक्स्ट्रा चीजें नहीं करेंगे। इंट्रोडक्शन की बात कर रहा हूं, तो पहले आपको ये तो पता ना, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होते हैं, फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होते हैं और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होते हैं। इन ह्यूमंस प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या आएगा? सबसे पहला गैमीटोजेनेसिस। गैमीट्स बनेंगे पहले तो, है ना। अब गैमीट बन गए, है ना। गैमीट बन गए, फिर पहले हमें ये पढ़ना है, गैमीटोजेनेसिस ही पढ़ना सबसे पहले आपको, है ना। सबसे पहले आप क्या पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर कैसा है। जैसे आपने उसमें पढ़ा ना एंथर, फिलामेंट, इन सब का स्ट्रक्चर आपने देखा। एंथर, बाइलोब, डाइथिकस, टेट्रा, स्पंजेट, टेट्रागोनल, है ना। ये सब आपने पढ़ा। उसी तरह से आप इसमें पढ़ेंगे टेस्टिस का स्ट्रक्चर, ओवरी का स्ट्रक्चर, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट गैमीटोजेनेसिस, उसके बाद आप पढ़ेंगे कि गैमीट्स कैसे बनते हैं। गैमीट बन गए, अब गैमीट को पहुंचाना है फीमेल बॉडी में। आपको पता है मेल जो है गैमीट वो मोटाइल होता है, फीमेल वाला इमोटाइल होता है। तो मेल वाला ही जाएगा ना फीमेल के पास, है ना। हेलो 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 हेलो, हाँ। तो मेल वाला जाएगा फीमेल का, उसको बोलते हैं हम इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन मतलब मेल का स्पर्म फीमेल की बॉडी में चला गया। थर्ड, आफ्टर दिस भी हो गया आपके पास प्री फर्टिलाइजेशन। इसके बाद होगी फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा? जायगोट। जायगोट के बाद क्लीवेज होगी, जिससे क्या बनेगा? एम्ब्रियो बनेगा। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में पहले आएगा क्लीवेज, एम्ब्रियो बन गया। एम्ब्रियो बनने के बाद ब्लास्टोसिस्ट बन जाएगा। ब्लास्टोसिस्ट के बाद इम्प्लांटेशन होगी। सब हम चलते जाएंगे इसी ऑर्डर में। इम्प्लांटेशन होगी। इम्प्लांटेशन के बाद आफ्टर इम्प्लांटेशन, अब इम्प्लांट हो गया, इम्प्लांट हो गया, फीटस बनेगा। उसको हम क्या बोलते थे? जेस्टेशन पीरियड। 9 मंथ्स का जेस्टेशन पीरियड होगा। एंड आफ्टर दैट देयर विल बी पार्चुरेशन। Parturition means delivery, and after delivery there is breastfeeding of the baby, which is called lactation. Because in female memory जो है ग्लैंड्स होती हैं, मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं, उनसे जो है मिल्क फ्लो करता है, तो उसी को हम बोल देते हैं लैक्टेशन। तो ये सब आपको मोटा मोटी पढ़ना है इस चैप्टर में। एंड इनके अलावा आपको एक और चीज पढ़नी है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। तो यही आपके पास फ्लो रहेगा चैप्टर का। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, यहीं से स्टार्ट करेंगे। पहला जो है आपके पास लिखा होगा गैमेटोजेनेसिस। तो उससे पहले हम क्या पढ़ेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, है ना। तो अगर मैं बात कर रहा हूं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो ध्यान से सुनना। लेट मी टेक अ बिगर चॉक फर्स्ट ऑफ ऑल। 1 मिनट जरा सा वेट करना बस, है ना। एंड मैं चेक भी कर लूं कि आपको यहाँ नीचे जहां तक लैक्टेशन लिखा है वहीं तक दिख रहा है, उससे नीचे आपको नहीं दिख रहा। ठीक है, मैंने एक बड़ा वाला चॉक भी डब्बे से निकाल लिया, डब्बा रख भी दिया, वापस भी आ गया। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहला प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होगा। इस चैप्टर के मैंने 2 पेज में नोट्स बनाए हैं, 2 पेज में नोट्स, है ना। मतलब बड़े टाइट टाइट तो लिखा ही जाएगा, ऑफ कोर्स वाली बात है, अगर 2 पेज में है नोट्स, ठीक है। तो टाइट भी लिखा गया है, बट उसमें सारी चीजें मैंने कवर करने की कोशिश की है। तो वो मैं आपको सेंड कर दूंगा इसके बाद, है ना। और वही सब आपको यहाँ पे भी पढ़ाया जाएगा। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का मतलब है जो कि हार्मोन्स भी रिलीज करेगा और गैमीट भी प्रोड्यूस करेगा। तो ये मतलब जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हार्मोन भी यही रिलीज करेगा और गैमीट भी। तो इसको क्या बोलेंगे? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को टेस्टिस है। और आपके पास कितनी टेस्टिस है मेल्स में? 2 टेस्टिस होंगी, 2 टेस्टिस होंगी, ठीक है ना। इसको ध्यान से सुनना है, समझना है, देखना है। नेक्स्ट, आफ्टर दिस देयर आर सम ग्लैंड्स which are called accessory glands. There are some ducts called accessory ducts, and there is external genitalia जो आपको बाहर बाहर से कैसा दिखेगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके बारे में दिखाता है, बताता है, ठीक है ना।
तो सबसे पहले अब आपको आपसे एक सहयोग मैं चाहूंगा, अब अपनी एनसीईआरटी भी साथ में लेकर बैठिएगा। एनसीईआरटी में जो जो मैं पेज बोलूंगा ना वो खोलते रहना। मेरे ख्याल से आपको सेकंड पेज पे ऊपर एक डायग्राम बना मिलेगा इसका, किसका, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, और थर्ड पेज पे भी मेरे ख्याल होगा, नहीं थर्ड पेज पे नहीं होगा, सेकंड पे ही दो डायग्राम्स थे, है ना, एक होगा नीचे यहाँ पे, एक होगा ऊपर यहाँ पे। तो दोनों डायग्राम एक साथ ही खोल के रखेंगे ना अगर आप एक पेज खोलेंगे तो, है ना। तो उसमें ध्यान से देखना, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में आपको कैसा दिख रहा होगा, ऐसा दिख रहा होगा, ये बन गई टेस्टिस, ये इसके ऊपर ऐसे ऐसे एक स्ट्रक्चर सा दिख रहा होगा, है ना, बड़ा सा स्ट्रक्चर, और ऐसे गया वास्ट डिफरेंस, ठीक है। तो पहले हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को, टेस्टिस को कवर करना स्टार्ट करते हैं। टेस्टिस में दो टेस्टिस हैं, हर एक टेस्टिस में, एक मिनट, टेस्टिस के बाहर ना एक लेयर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। तो वो आप नोट कर लो, इस लेयर को हमने क्या कहा, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ये एपिथेलियल सेल्स होते हैं, एल्ब्यूजिनिया, ठीक है। ये तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखना, इसके अंदर ना कई सारे लोब्यूल्स होते हैं। ईच टेस्टिस हैव 250 लोब्यूल्स कॉल्ड, हर एक टेस्टिस में 250 लोब्यूल्स होंगे। दो ही टेस्टिस है ना, दोनों में ही 250 लोब्यूल्स होंगे, जिनको हमने क्या कहा, टेस्टिक्युलर लोब्यूल कहा है। एक मिनट, टेस्टिक्युलर लोब्यूल कहा है। यस, नाउ अगेन कंटिन्यूइंग, बाहर एक्चुअली कोई आ गया था तो इसलिए पॉज कर दी थी, है ना। तो 250 लोब्यूल्स होंगे। अब इन 250 लोब्यूल्स में भी ना कोइल्ड से स्ट्रक्चर्स होते हैं, 2 से 3 इन ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल। तो यहाँ पे बना के आपको समझा देता हूँ, है ना। ये मैंने क्या कर दिया, टेस्टिकुलर लोब्यूल बना दिए, ये देखो ऐसे 250 होंगे आपके पास, ठीक है। अब हर एक में इस तरह के ऐसे ऐसे कोइल्ड से स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। और कितने होते हैं, एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में देयर विल बी 2 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इनके अंदर क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, एंड एक्चुअली ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ही हैं जो क्या बनाते हैं, आपका मेल गमीट बनाते हैं। तो कहा ना, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो ऑर्गन है जिसमें मेल गमीट बनता है, तो इसीलिए क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में मेल गमीट बनता है। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का अगर मैं स्ट्रक्चर आपको दिखाऊं, है ना, तो उसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। जैसे अगर मैं इतने से पार्ट को जूम इन करूं थोड़ा सा, एक टेस्टिकुलर लोब्यूल का ये छोटा सा पार्ट मैंने जूम इन करा, तो मुझे क्या दिखा, इस तरह से दिख रहा है, सेल, है ना। और इसके अंदर ये है आपके पास सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ये आपके पास सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हैं, और यहाँ पे कुछ और सेल्स पड़े हुए हैं बाहर वाली साइड। बाहर वाली स्पेस को हमने क्या कह दिया, इंटरस्टिशियल स्पेस कह दिया, इंटरस्टिशियल स्पेस कह दिया। जो इन इंटरस्टिशियल स्पेस में है सेल्स, उनको हमने कह दिया इंटरस्टिशियल सेल, इंटरस्टिशियल सेल, या इसको हम और क्या कह सकते हैं, लेडिग सेल कह सकते हैं, लेडिग सेल कह सकते हैं, ठीक है, लेडिग सेल, ठीक है ना। अब एक अगर हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर देखें तो वो कैसा है, उसको थोड़ा ध्यान से देखना। ये मैंने बना दिया सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर। इसके अंदर दो तरह के सेल्स आपको देखने को मिल रहे हैं। पहला है स्पर्मेटोगोनिया, या जिसको हम बोलते हैं मेल जर्म सेल, ठीक है। तो पहले स्पर्मेटोगोनिया है एंड सेकंड है सर्टोली सेल्स। तो ये मैंने बना दिए क्या, सर्टोली सेल्स, ठीक है। ये ऐसा करते हैं, पहले बाहर वाली साइड जो है ना, बाहर वाली साइड या बिल्कुल ये बाउंड्री पे आपके होते हैं मेल जर्म सेल्स, जिनको हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। ये आगे स्पर्मेटोगोनिया, ये क्या आ गई, स्पर्मेटोगोनिया। अब स्पर्मेटोगोनिया, अब यहीं से मैं गमीटोजेनेसिस करवा रहा हूं, ध्यान से सुनना इस चीज को। स्पर्मेटोगोनिया जो है वो डिवाइड करते हैं किसमें, किसमें, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। तो इसके अंदर की तरफ होंगे वो, ये आ गया आपके पास इससे डिवाइड किए हुए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाएंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ये आगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से बनता है स्पर्मेटिड, ये आगे स्पर्मेटिड। फिर स्पर्मेटिड में डिफरेंशिएशन होती है जिसको हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, आगे करवाऊंगा डिटेल में भी, लिखवाऊंगा सब कुछ। उससे बनते हैं स्पर्म, और ये स्पर्म एक अलग सा सेल होता है, उसके अंदर जाके इम्बेड हो जाते हैं। इम्बेड मतलब उसके अंदर जाके चिपक जाते हैं, उसके अंदर जाके न्यूट्रिशन उससे ले रहे होते हैं। तो ये अलग सा जो सेल है, दिस इज कॉल्ड सर्टोली सेल, और इसको बोले सर्टोली सेल, या इसको आप कह सकते हो नर्स सेल, ठीक है ना, ठीक है। और इसमें इंटरस्टिशियल स्पेस में और भी कई सारे सेल्स मिल रहे हैं, जैसे एक हो गया आपके पास इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल, इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल, स्पेलिंग देख लेना, डबल एम आएगा, है ना। ये WBCs हैं ऑफ कोर्स, ठीक है। तो ये आपने पढ़ा, ठीक है। अब ये क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, यहाँ पे ये बन गया आपके पास मेल गमीट्स। अब ये मेल गमीट्स इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर जाएंगे, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहाँ पे इकट्ठे होते हैं सारे, रेटेटेस्टिस में। ये आ गया रेटेटेस्टिस, ये आ गया रेटेटेस्टिस, इस तरह से ऐसे भी यहाँ पे भी लोब्यूल्स होंगे। फिर आएगा वासा एफ्रेंशिया, वासा एफ्रेंशिया भी ऐसे ही इस तरह से एक कॉइल्ड का स्ट्रक्चर होता है। फिर वासा एफ्रेंशिया से बाहर जब भी जाता है तो ये एपिडर्मिस से होकर वास डिफरेंस से होकर जाता है आपका स्पर्म, स्पर्म बन गया है। अब देखो,
अब मैं ये करवाऊंगा डिटेल में, गैमेटोजेनेसिस अभी खत्म नहीं हुई यार, मैंने तो जस्ट आपको ऐसे बताया, इससे प्राइमरी, इससे ये बनेगा, इससे आपको ये पता चला मियोसिस कहाँ पे हो रही है, नहीं पता चला, तो वो मैं अभी करवाऊंगा डिटेल में, बट फिलहाल के लिए आप मोटा मोटी तो समझो, ठीक है। तो ये सेमिनिफेरस ट्यूबुल का स्ट्रक्चर आपने समझ लिया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, जिसमें बाहर की तरफ क्या है स्पर्मेटोगोनिया, अंदर की तरफ है क्या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड से बना स्पर्म, और स्पर्म जाके इंबेड हो रहा है सर्टोरी सेल्स में, ठीक है। तो इसी को थोड़ा सा मैं आपको ये आपको समझा दिया मैंने, ठीक है। अब टेस्टिस के अंदर का स्ट्रक्चर हमने देखिए, इसमें हमने कई सारी ट्यूब्स वगैरह देखी, ये जो ट्यूब्स वगैरह है इनको हम कहते हैं डक्ट्स, और ये इस डक्ट्स में आता है, ये इस डक्ट्स में आएगा, डक्ट सिस्टम में। रेटिटेस्टिस सबसे पहली डक्ट जो है वो रेटिटेस्टिस आई, रेटिटेस्टिस ने क्या किया, स्पर्मेटो जो ये थे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, इनसे स्पर्म कलेक्ट कर लिया, फिर रेटिटेस्टिस से होकर वासा एफरेंशिया से एपिडिडाइमिस में गया, इससे वासा एफरेंशिया गया, वासा एफरेंशिया से गया एपिडिडाइमिस। अब एपिडिडाइमिस जब गया है तो आपने देखा एपिडिडाइमिस ऐसे ऊपर की तरफ चिपका हुआ ना टेस्टिस के साथ, तो इसको कहते हैं हम, इट इज प्रेजेंट ऑन एपिडिडाइमिस, epididymis is present on posterior surface of testis, टेस्टिस के posterior surface पे प्रेजेंट होती है एपिडिडाइमिस। ये सब आपको नोट्स में देखने को मिल जाएगा, अभी आपको सिर्फ सुनना है, एनसीईआरटी को साथ में खोलना है। मुझे पता है मैंने क्या क्या करवा दिया, क्या क्या नहीं करवाया, अब मैं कहां पे पहुंचा हूं वो भी आपको बता देता हूं। ऐसे आप बुक खोलोगे, जो मैंने पहले आपको बताया ना गैमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सेकंड, यहाँ पे आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट होगा, यहाँ पे आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की पिक्चर बनी हुई है, यहाँ पे आपको बताया है कि 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा टेम्परेचर, कम टेम्परेचर चाहिए है ना, उसके लिए ज्यादा चाहिए ना, तो टेम्परेचर डिफरेंस बता दिया, वो मैं आपको समझाऊंगा तब पता चल जाएगा ना, है ना। यहाँ पे आपको एक और फिगर दी हुई है, यहाँ पे आपको समझाया गया है ये सब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बारे में, है ना। फिर इधर आपको क्या बताया गया है, ये जो मैं आपको अभी बता रहा था, ये वासा एफरेंशिया एपिडिडाइमिस, इधर इन्होंने लिखा है एपिडिडाइमिस जो है वो क्या है, पोस्टीरियर सरफेस पे प्रेजेंट है। अब ये जब जाएगी एपिडिडाइमिस के बाद आपका स्पर्म जाएगा इन वास डिफरेंस, और फिर आपकी एनसीईआरटी क्या कहती है, यहीं पे इसी पेज पे लिखा है वास डिफरेंस लूप्स ओवर द यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर पे वास डिफरेंस का एक लूप बनेगा। तो अगर मैं ये डायग्राम आपको बनाऊं तो इस किस प्रकार बन सकता है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक ही टेस्टिस दिखाऊंगा मैं, ये आपकी आ गई टेस्टिस, ठीक है, ये आपकी आ गई क्या वासा एफरेंशिया, यहां से गई क्या ये वास डिफरेंस, सॉरी ये एपिडिडाइमिस है ना, ये आया वास डिफरेंस, फिर वास डिफरेंस में ये क्या आ गया आपके पास, योर यूरिनरी ब्लैडर। अब ये इसके ऊपर लूप करेगा, इसके ऊपर लूप करके जाएगा, है ना, ये यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर का स्ट्रक्चर, इसके ऊपर लूप करके जाएगा, और इस साइड से भी एक वास रेफरेंस आएगी ना, ऑफ कोर्स। अब ये लूप करके गया, ये आपका यूरिनरी ब्लैडर, फिर ये आया यूरेथ्रा, है ना, यूरेथ्रा, अरे यार अजीब सा डायग्राम बन रहा है बट आप देख लो, है ना, यूरेथ्रा आ गया, यूरेथ्रा के बाद यहाँ पे आएगा यूरेथ्रल मिएटस, यूरेथ्रल मिएटस मतलब जो यूरेथ्रा की ओपनिंग होती है उसको बोलते हैं यूरेथ्रल मिएटस, ये यूरेथ्रा है। अब यहाँ पे यूरेथ्रा आ गया, ठीक है, फिर आएगा पेनिस, ऑफ कोर्स ये आपके पास इसी के पास ऐसे जो है स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे, इसके पेनिस के पास ना इरेक्टाइल टिश्यूज होते हैं, और यहाँ पे सामने से ना वो बल्ज्ड होता है, तो उस बल्जिंग को हम क्या बोलते हैं, ग्लांस पेनिस, ग्लांस पेनिस उसको हम बोलेंगे। और उसकी जो स्किन है, फोल्ड ऑफ स्किन जो उसको ग्लांस पेनिस को कवर कर रहा है, दैट इज फोर स्किन, ठीक है। तो ये आप अपनी डायग्राम एनसीईआरटी से कंपेयर करते करते चलना, बिकॉज अभी मेरी जो है डायग्राम बनाने की इतनी क्षमता नहीं है, ठीक है ना, समझ लो बस, ठीक है। या मैं आपको दिखाई देता हूँ, एनसीईआरटी मेरे पास रखी हुई है यहाँ पे, ठीक है, एक मिनट। तो एनसीईआरटी का है ये, पेज नंबर तो नहीं पता मुझे बट वैसे याद है, देखो कहाँ गया, कौन से डायग्राम की बात कर रहा हूँ, ये वाले डायग्राम की बात कर रहा हूँ, ये देखो ये वाला डायग्राम देखो ध्यान से, जो मैंने आपको बताया वो लिखा हुआ क्या, टेस्टिकुलर लोब्यूल है, उसके अंदर रेटिटेस्टिस से वासा एफरेंशिया से एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस से गया ये वास डिफरेंस, वास डिफरेंस क्या कर रहा है, लूप बना रहा है, देखो ये लूप दिखा गया, लूप बनाया, लूप बनाने के बाद ये यूरिनरी ब्लैडर के साथ जुड़ गया, यूरिनरी ब्लैडर से होकर कहाँ गया, यूरेथ्रा, यूरेथ्रा, ये देखो, ये अभी आप बेसिकली पोस्टेट ये मत पढ़ो, अभी आप देखो ये यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के साथ जुड़ गया, और यूरेथ्रा से आगे गया ये ग्लांस पेनिस, जो कि बल्ज्ड पार्ट है पेनिस का, ये फोर्थ स्किन आपको जो मैंने अभी बोला, ठीक है। तो सब कुछ मैं एनसीईआरटी से ही जो है को मद्देनजर रखते हुए करवा रहा हूँ, ठीक है ना। अब अगर मैं बात कर रहा हूँ पेनिस का स्ट्रक्चर आपको देखना है, ठीक है, ये आ गया पेनिस का स्ट्रक्चर इस तरह से, ठीक है, ये आ गया आपके पास यूरेथ्रा, यूरेथ्रल मिएटस, ये यूरेथ्रल मिएटस है, यूरेथ्रल मिएटस जिसको आप क्या कहोगे, ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा। अब देखो यूरेथ्रा में यूरेथ्रा किस किस के साथ जुड़ा हुआ है, यूरिनरी ब्लैडर के साथ भी जुड़ा हुआ है, और वास डिफरेंस के साथ भी जुड़ा हुआ है। अब वास डिफरेंस क्या लेके आ रहा है, वास डिफरेंस लेके आ रहा है आपके पास स्पर्म, जो भी आपने बनाया ना, वास डिफरेंस लेके आ रहा है स्पर्म, और यूरिनरी ब्लैडर का लेके आ रहा है
यूरिन। अब यहाँ पे जहां पे ये वास डिफरेंस इसके अंदर जुड़ता है ना, वहीं पे एक ग्लैंड जुड़ जाती है इसके साथ। ऐसी सी आपने ग्लैंड देखी होगी पिक्चर, इसको बोलते हैं सेमिनल वेसिकल या सेमाइनल वेसिकल कह लो, सेमाइनल वेसिकल, सेमाइनल वेसिकल। अब ये सेमाइनल वेसिकल और इसको जब जहां पे ये एक साथ जुड़ रही है, ये है आपके पास कॉमन इजैक्यूलेटरी डक्ट, इसको बोलते हैं हम कॉमन इजैक्यूलेटरी डक्ट, इजैक्यूलेटरी डक्ट। अब सेमाइनल वेसिकल किस चीज में आई? ग्लैंड में आई। ये पहली ग्लैंड है जो आपने पढ़ी, सेमाइनल वेसिकल। इसके बाद आएगी प्रोस्टेट ग्लैंड, उसके बाद आएगी बल्बो यूरेथ्रल। ठीक है, तो ये सेमाइनल वेसिकल यहीं पे आएगी आपके पास, ये आ गई प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, प्रोस्टेट और ये छोटे सी ऐसे ऐसे बल्बो यूरेथ्रल। अब बल्बो यूरेथ्रल और प्रोस्टेट आपको देखने में तो लग रहा होगा कि दोनों दो दो है नंबर में। हाँ, बल्बो यूरेथ्रल तो दो ही होती है, ठीक है, बट प्रोस्टेट ग्लैंड एक ही होती है। अब ये एक है तो हमें ऐसे क्यों दिख रही है दो दो? देखो यार, ये आपके पास, आप इसको ये मानो, ये वाला स्ट्रक्चर, इसके ऊपर जो ये प्रोस्टेट ग्लैंड है ये कैसे ऐसे है, ऐसे। अब अगर मैं आप फ्रंट से कट करूंगा तो आपको तीन एंड्स नहीं दिखेंगे इसके, देखो दो एंड्स दिख रहे हैं ना, और ये बीच वाला एक ना, इसलिए आपको दो दिख रही है ये वाली, बट है एक ही, क्योंकि ये ऐसे है, इस तरह से इसने ऐसे इसके अंदर है ना। तो ये क्या है आपके पास? ये है आपके पास प्रोस्टेट ग्लैंड, जो कि सिंगल होती है, होनी तो पेयर्ड चाहिए। देखो पी से पेयर्ड आता है, पर हम पेयर्ड नहीं मानेंगे, बाकी दोनों पेयर्ड हैं। सेमाइनल वेसिकल भी दो दो हैं, ठीक है। अब ये सारे जो हैं अपनी अपनी क्या दे देंगे, अपने अपने फ्लूइड जो हैं इसके अंदर छोड़ देंगे, इसके अंदर स्पर्म के अंदर, और स्पर्म यहां से जाएगा इससे बाहर, ठीक है। अब मैंने कहा यहाँ पे बल्ज्ड पार्ट को क्या कहा हमने? ग्लांस पीनिस। ग्लांस पीनिस इज द बल्ज्ड पार्ट ऑफ द पीनिस एट द एंड, और इसके ऊपर जो ये स्किन का फोल्ड है उसको बोलेंगे फोर स्किन, उसको क्या बोलेंगे? फोर स्किन। अब इसी से आपका एक्सटर्नल जेनिटेलिया भी आ गया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया में आ गया पेनिस। पेनिस पे आपको एक और चीज पता होनी चाहिए, यहाँ पे आपके पास ये इरेक्टाइल टिश्यूज होते हैं, इरेक्टाइल टिश्यूज होते हैं। अब ये इरेक्टाइल टिश्यूज क्यों है यहाँ पे? क्योंकि आपको पता है पेनिस जब इंसेमिनेट करना होता है फीमेल को, है ना, तो पेनिस में इरेक्शन होती है, इरेक्शन के प्रोसेस के लिए ही आपको इरेक्टाइल टिश्यूज चाहिए, ठीक है। तो पेनिस में आपको पता होना चाहिए इरेक्टाइल टिश्यूज होते हैं, और यूरेथ्रल मेटस और ग्लांस पेनिस, फोरस्किन, ये सब आप लिख सकते हो, ठीक है। तो आपको बाहर बाहर से दिख रहा है, टेस्टिस वगैरह है ना, स्क्रोटम भी इसमें इंक्लूड करना चाहो कर सकते हो, स्क्रोटम। ओके, अब देखना ध्यान से, जैसे टेस्टिस है तो टेस्टिस आपने देखा होगा मेल बॉडी के बाहर प्रेजेंट होती है, अंदर की तरफ प्रेजेंट नहीं होती, है ना। टेस्टिस इज आउटसाइड, प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी या आउटसाइड द एब्डोमेन। व्हाई? व्हाट इज द रीजन? और ये किस चीज में प्रेजेंट होती है? एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर प्रेजेंट होती है, उस बैग लाइक स्ट्रक्चर को हमने क्या कहा? स्क्रोटम कहा। ये भी आप एक्सटर्नल जेनिटेलिया में डालना चाहो डाल सकते हो, तो ये मैंने कहा स्क्रोटम डाल, ठीक है। अब ये जो टेस्टिस है बाहर क्यों है आपकी बॉडी के अंदर क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें क्या होना है? स्पर्मेटोजेनेसिस होनी है, गेमेटोजेनेसिस में से स्पर्म बनना है तो स्पर्मेटोजेनेसिस होनी है। स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो कहाँ पे होगी? देखो आपकी बॉडी के अंदर टेम्परेचर कैसा होता है? गर्म होता है एज कम्पेयर टू बाहर। जैसे कमरे के अंदर टेम्परेचर गर्म होगा एज कम्पेयर टू बाहर रोड पे जाके खड़े हो जाओ। अब वो अलग बात है अगर धूप है बाहर तो, है ना, बट स्टिल जहाँ पे मैं वहां तो धूप पड़ी नहीं थी। अभी आपने बिजली की आवाज सुनी होगी, बादल गरजने की, है ना, तो वो तो चलो चलता रहता है। बट ये बाहर क्यों है? व्हाई द टेस्टिस इज आउटसाइड द बॉडी? बिकॉज जो आपका स्पर्मेटोजेनेसिस है बाहर क्या है? ठंड है, तो इट नीड्स 2 to 2.5 सेंटीमीटर्स लेस टेम्परेचर एज कंपेयर टू दी इनर बॉडी, है ना, तो इसीलिए ये बाहर की तरफ है। तो विद दिस आपका जो है जो मेल गेमीट जो सॉरी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया सारा कुछ, और मेजर चीजें जो हमने पढ़नी थी वो पढ़ ली हैं, बस गेमेटोजेनेसिस रह गया थोड़ा डिटेल में उसको समझाना है मुझे, ठीक है। अब जो मैंने आपको बताया है सारा कुछ, आई होप एंड बिलीव आपको वो क्लियर हो गया हो, ठीक है। ये सब तो एक बार यहां से दोबारा से एक बार मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा रिवाइज भी हो जाए हमने क्या क्या पढ़ लिया। हमने पढ़ा कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ग्लैंड्स होंगी, डक्ट्स होंगी, एक्सटर्नल जेनिटेलिया होगा। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में क्या आया? एक दो टेस्टिस है, पेयर ऑफ टेस्टिस, अ पेयर ऑफ टेस्टिस है जिसमें 250 लोब्यूल्स होंगे एक टेस्टिस में, एक लोब्यूल में 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूबल्स होंगे। सेमिनिफेरस ट्यूबल क्या करेगा? गेमेटोजेनेसिस जो हमने देखा उससे स्पर्म बनेगा, स्पर्म जाके सॉरी सेल्स के साथ चिपक जाएगा, उससे जब बाहर आएगा स्पर्मियोजेनेसिस होगी, वो आपको आगे बताऊंगा मैं, है ना। बाहर निकला, उससे बाहर निकलने का रेटे टेस्टिस से, वास डिफरेंशिया से, एपिडिडाइमिस से, वास डिफरेंस लूप बना के यूरेथ्रा वहां पे यूरिनरी ब्लैडर के साथ यूरेथ्रा के थ्रू बाहर जा रहा है, ये आपने पढ़ लिया। नेक्स्ट आफ्टर दिस ये तो हो गया टेस्टिस के बारे में। ग्लैंड्स में सबसे पहले आई सेमिनिफेरस सेमाइनल वेसिकल। सेमाइनल वेसिकल ने अपनी जो है
सिक्रीशंस दे दी, देन आया प्रोस्टेट ग्लैंड, फिर आया बल्बोरेथ्रल ग्लैंड। अब इन सबकी सिक्रीशंस किसकी कितनी परसेंट, किसमें क्या क्या सिक्रीशंस में आपको मैं बता देता हूँ क्या क्या होता है। फ्रक्टोस होता है जो कि स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करता है, कैल्शियम होता है ना, और ये एल्कलाइन भी हो सकती है, एल्कलाइन ज्यादातर होती है जो सिक्रीशन, ठीक है। डक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको बता दिया है ना। एक्सटर्नल जेनिटेलिया में पेनिस है, पेनिस कैसा इरेक्टाइल टिश्यू है, और यूरेथ्रा, यूरेथ्रल मीटस, यूरेथ्रा की ओपनिंग, देन कम्स द, ये क्या लिखा है मैंने, ग्लांस पेनिस, ग्लांस पेनिस के बाद आएगा फोरस्किन, फोरस्किन के बाद स्क्रोटम, तो आपको पता ही ना। तो इसलिए क्या कहा हमने कि टेस्टिस इज आउटसाइड द एब्डोमेन बिकॉज इट रिक्वायर्स, स्पर्मेटोजेनेसिस रिक्वायर्स 2 to 2.5 डिग्री लेस टेम्परेचर एज कंपेयर टू द इनर बॉडी। नेक्स्ट अगर मैं बात कर रहा हूं, आपके पास आएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अच्छा, उससे पहले जो अभी हम मेल को छेड़ा है, तो यहीं से मैं आपको ये भी करवा देता हूं, मेल गैमेटोजेनेसिस या कहें तो स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करते हैं। मैंने आपको कहा सबसे पहले बाहर वाले सेल जो हैं, किसमें, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, बाहर वाले सेल कौन से थे, स्पर्मेटोगोनिया। तो ये मैंने बना दिया स्पर्मेटोगोनिया, और ये कैसा होगा, 2n होगा ना, डिप्लॉयड होगा, बिकॉज मायोसिस थोड़ी हुई है अभी, तो माइटोसिस ही हो रही है ना, इसमें होगी माइटोसिस, माइटोसिस, ताकि ये अपना नंबर बढ़ा सके। ये देखो इसका नंबर बढ़ गया, ये इसका नंबर जो है वो बढ़ गया, बट अभी भी है तो ये 2n ही, बिकॉज माइटोसिस हो रही है यार। माइटोसिस में, माइटोसिस को हम बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन, बिकॉज उसमें जो आपका हैप्लॉइड कंटेंट में हैप्लॉइड रहेगा, डिप्लॉइड है तो डिप्लॉइड ही रहेगा, ठीक है ना। अब ये मैंने कहा कि ये एक अलग हो गया, जिसने आगे जो है डिफरेंस, ये जो है इन्होंने तो माइटोसिस करी आगे फिर भी, बट इसने माइटोसिस नहीं करी, ये यही वेस्ट रुक गया, और इसको हमने कहा कि ये डिफरेंशिएट हो गया इन सबसे। डिफरेंशिएट होकर इसने क्या बना लिया, इसने बना लिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये क्या बन गया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अभी भी कैसा है, 2n ही तो है। अब इसमें प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होगी, मियोसिस होगी, ठीक है। डिफरेंशिएशन का मतलब ये नहीं कोई डिवीजन हुआ, इसमें होगी मियोसिस 1। मियोसिस 1 जब हो जाती है, आपको 2 सेल्स मिल जाते हैं, है ना, तो ये मैंने बना दिए 2 सेल्स, ये आ गया आपके पास 2 सेल्स। अब मियोसिस 1 जब कंप्लीट हो जाती है ना, आपका जो है हैप्लॉइड नंबर हो जाता है, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड हो जाता है, तो यहाँ पे n हो गया। ये है आपके पास सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। नेक्स्ट ये आगे मियोसिस 2 जब कंप्लीट होगी तो 4 बन जाते हैं ना, 1 से 4 बनते हैं ना मियोसिस में, तो 1 से 4 बन तो गए, तो ये भी n होंगे, बिकॉज मियोसिस 2 में अब ये n/2 थोड़ी हो जाएगा, तो ये आपके पास हो गई मियोसिस 2, और ये है आपके पास स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड्स मैंने आपको बताया था, स्पर्मेटिड से क्या बन जाएंगे, स्पर्म बन जाएंगे। इसको हमने क्या कहा था, स्पर्मियोजेनेसिस। याद कैसे रखोगे, स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मिएशन का डिफरेंस, आपको बुक में 2 टर्म्स है ना, स्पर्मिएशन एंड स्पर्मियोजेनेसिस, तो स्पर्मियोजेनेसिस और इसमें डिफरेंस कैसे याद रखोगे, स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, जो स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर ही एक प्रोसेस है उसको हमने कह दिया स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस की फुल फॉर्म नहीं मतलब डिफाइन, स्पर्मियोजेनेसिस इज द प्रोसेस इन व्हिच स्पर्मेटिड्स गेट डिफरेंशिएटेड इनटू स्पर्म्स। अभी स्पर्म बन गए, ठीक है। अब स्पर्म के बारे में आपको कुछ डाटा वगैरह भी दिया होगा, अब वो कहाँ दिया है, जहाँ पे स्पर्म का स्ट्रक्चर दिया है, तो पहले इसके बाद मैं स्पर्म का स्ट्रक्चर पढ़ा देता हूँ, फिर हम आएंगे आगे फीमेल उस पे रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे, ठीक है। तो विद दिस हमने स्पर्मेटोजेनेसिस भी कवर कर लिया है, ठीक है। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से आपको कितने स्पर्म मिल रहे हैं, 4, एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2, और एक स्पर्मेटिड से 1। ये नंबर आपको याद होना चाहिए, बिकॉज सीबीएसई बोर्ड में कई बार ऐसा क्वेश्चन आया है कि अगर आपके पास इतने स्पर्मेटोसाइट्स हैं, इतने ये हैं, इतने वो, तो आप बताओ कितना बनेगा, है ना, वो सब आप खुद ही कर लेंगे ना। तो ये क्या था, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया में हुई माइटोसिस, ये देखो ये क्या है, माइटोसिस है। फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन गया, डिफरेंशिएशन के बाद मियोसिस 1 हुई इसमें, फिर सेकेंडरी बन गया, फिर स्पर्मेटिड बन गए, स्पर्मेटिड से बन गए स्पर्म। ये स्पर्म दिख रहा है आपको नीचे जो है, नहीं इतना नीचे तो दिख रहा नहीं आपको, बट स्टिल नहीं दिख रहा तो मैं आपको हेल्प ऐसे दिखा देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। आई होप एंड बिलीव आपने देख लिया होगा कि क्या क्या लिखा गया है यहाँ पे, ठीक है। अगली बार से मैं ध्यान रखूंगा। ये ऐसा करते हैं, आपको हल्का सा बड़ा ही विजन दे देते हैं। मेरे ख्याल से अब आपको थोड़ा ज्यादा दिख रहा होगा बोर्ड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे पता चल गया आपको यहाँ तक दिख रहा है, तो मैं यहीं तक लिखूंगा अगली बार से। विद दिस आपने ये स्पर्मेटोजेनेसिस भी कवर कर लिया। अब स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद हम आपको थोड़ा सा बताते हैं अबाउट स्पर्म का स्ट्रक्चर क्या है। स्पर्म का स्ट्रक्चर क्या है, अभी देखो मैंने सीमन की बात नहीं छेड़ी है, स्पर्म की ही बात चल रही है, अभी सीमन की बात अभी नहीं चल रही, तो उसके बारे में कोई भी अभी चर्चा ना करे तो बेटर है ना। इफ आई टॉक अबाउट द स्पर्म का स्ट्रक्चर, तो स्पर्म के स्ट्रक्चर में
इस प्रकार से आपको स्ट्रक्चर दिखेगा। ये देखो, ये कुछ इस प्रकार से होता है। ये तो थोड़ा ज्यादा बल्ज दिखा दिया मैंने, इतना सा बल्ज होगा, ज्यादा बल्ज नहीं होता, ऐसा होता है कुछ, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर है किसका, स्पर्म का, जिसमें ये है आपके पास हेड पार्ट ऑफ स्पर्म, हेड ऑफ स्पर्म, जिसमें यहाँ पे क्या होता है, एक्रोजोम होता है। एक्रोजोम, ये एक्रोजोम है, ये आपके पास न्यूक्लियस है स्पर्म का, ठीक है। यहाँ पे आपके कुछ सेंट्रियोल्स होते हैं, डिस्टल सेंट्रियोल, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, ठीक है। ये आपको जानने की आवश्यकता नहीं थी, बट मैंने बता दिया, चलो कोई दिक्कत थोड़ी है यार। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, डिस्टल सेंट्रियोल, 9+0 एरे होता है इनका। जिन्होंने 11th अच्छे से पढ़ी है उनको पता होगा 9+2 9+0 ये क्या था, ठीक है। अगर कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको ना पता हो, बिकॉज आपके एनसीईआरटी में नहीं रहेगा, तो पूछा भी नहीं जाएगा बोर्ड में कभी भी। ये आपके पास आ गया मिडिल पीस। मिडिल पीस में कई सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, है ना। तो ये इस तरह से मैंने क्या दिखा दिया, माइटोकॉन्ड्रिया, ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया। और ये माइटोकॉन्ड्रिया क्यों है, बिकॉज स्पर्म को चलना है, चलना है मतलब स्पर्म को, है ना, विगरस मोटिलिटी दिखाकर फीमेल के पास जाना है, फीमेल बॉडी में जाना है, तो इसलिए ये माइटोकॉन्ड्रिया, ताकि ये इसको एनर्जी प्रोवाइड कर सकें। यहाँ पे टेल में जो है, ये तो टेल है ना, सिंपल टेल रीजन, तो टेल क्यों, मोटिलिटी के लिए ही टेल बनी है, ठीक है। तो ये हेड है, हेड में ये वाला पार्ट क्या है, एक्रोजोम। अब एक्रोजोम के बारे में आपको एक चीज बता देता हूँ। एक्रोजोम में अब अपनी एनसीईआरटी खोलेंगे, यहाँ पे आपको फर्टिलाइजेशन के बारे में दिया है ना, वहां पे आपको ऐसा कुछ डायग्राम बना होगा, है ना, कोरोना रेडिएटा, है ना, हाइलोरेस, इस तरह से। यहाँ पे सेंटर में है जोना पेलुसिडा, पेरीवाइटलाइन स्पेस, और इसके अंदर जा रहा है स्पर्म, है ना, स्पर्म टच कर रहा है ऐसे इसको, ठीक है। तो स्पर्म के अंदर ना कुछ एंजाइम्स होते हैं, ताकि ये जो बाहर की बाउंड्री है, ओवन भी ऐसे थोड़ी खुला पड़ा होगा आके कोई मेरे को वो कर लो, है ना। जो बाहर की बाउंड्री है ना, वो थोड़ी हार्ड होती है। अब इस बाउंड्री को तोड़ने के लिए स्पर्म कुछ एंजाइम्स चाहिए होंगे, और वो एंजाइम्स किसके अंदर है, एक्रोजोम के अंदर। तो ये एंजाइम्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है। ये आपके पास आ गया न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस ये रहा, ये आ गया आपके पास साइटोप्लाज्म, ठीक है। सो दैट्स इट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। तो स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म में इतना ही। अब स्पर्म के बाद हम सीमेन की भी बात कर लेते हैं। स्पर्म आया वास डिफरेंस से। स्पर्म के बाद इनको मिली क्या, इसको मिली क्या, सिक्रीशंस ऑफ ग्लैंड्स, सिक्रीशंस ऑफ ग्लैंड्स। ग्लैंड्स की सिक्रीशन मिली, जैसे बल्बोरेथ्रल ग्लैंड था, है ना, वास डिफरेंस था, वास डिफरेंस क्या बोल रहा हूं मैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, यार क्या बोल रहा हूं मैं, सेमाइनल वेसिकल था, और प्रोस्टेट ग्लैंड था। तो इसको वो सिक्रीशंस मिल गई। अब उसके बाद ये क्या बन जाता है, सीमन बन जाता है, सीमन, सीमन बन जाता है। अब हर इजैकुलेशन में, वन इजैकुलेशन, इजैकुलेशन मीन जब एक बार स्पर्म बाहर निकलते हैं आपकी बॉडी से, ठीक है, तो देयर आर 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स पर इजैकुलेशन। और ये जो एक इजैकुलेशन में इतने स्पर्म निकल रहे हैं, कितने सीमन में है, लगभग 3 to 5 ml सीमन में इतने सारे स्पर्म्स होते हैं, ठीक है। एक इजैकुलेशन में आपको पता ही ना 3 to 5 ml सीमन निकल रहा होगा, ठीक है। तो इतने मिलियन स्पर्म्स एक इजैकुलेशन में निकलते हैं। अब जो इतने मिलियन स्पर्म्स है ना, इनमें से 60% जो है उनमें क्या होना चाहिए, प्रॉपर शेप होना चाहिए, प्रॉपर शेप होनी चाहिए इनकी, प्रॉपर शेप एंड स्ट्रक्चर होना चाहिए। और इनमें से भी 40% के पास विगरस मोटिलिटी होनी चाहिए। विगरस मोटिलिटी मतलब बड़ी तेज तरह से घूम घाम के आगे जा सके वो, ठीक है, उसको बोलते हैं हम विगरस मोटिलिटी। अगर ये सब नहीं है तो आपकी स्पर्म किसी काम की नहीं है, ठीक है। कईयों में क्या होता है ना, कई बार मेल्स में प्रॉपर शेप ही नहीं मिल रही होती, ठीक है। और कई बार क्या होता है, विगरस मोटिलिटी ना हो, और कई बार ये जो इतने स्पर्म होने चाहिए इतने होते ही नहीं है, तो इनका स्पर्म काउंट भी कई बार लो होता है मेल्स का। आप ये पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, जहाँ पे आप पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। मैं एक बार चेक करना चाहूंगा कितनी देर होगी, 29 मिनट, यानी कि आधे घंटे में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्वाहा कर दिया है। अच्छा, एक चीज रह गई है, क्या, वो भी देख लो, है ना, कुछ भी छोड़ूंगा नहीं मैं, है ना, कोई भी चीज स्किप नहीं होगी, बिकॉज क्या है उसमें जो छूट गई, है ना। आपने एक पढ़ी बल्बोरेथ्रल ग्लैंड, है ना, बल्बोरेथ्रल ग्लैंड के बारे में एक चीज लिख लो। बल्बोरेथ्रल ग्लैंड जो है उसकी एक सिक्रीशन जो है, उसकी सिक्रीशन जो है क्या करते हैं, लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस में मदद करती है। लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस मतलब पेनिस को स्मूथ बना देंगी, है ना, ताकि ताकि जो है कोइटस में हेल्प हो सके, लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस, ठीक है। ये आप याद रख लो, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात कर रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो उसमें भी ये सब होगा जो हमने यहाँ पे पढ़ा है।
सबसे पहले इसमें है आपके पास प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ऑफ कोर्स प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हार्मोन्स भी बनाएगा और वो भी करेगा, मेल फीमेल गमीट भी बनाएगा। अच्छा एक चीज और स्किप होगी मेरे ख्याल से, हार्मोन से मुझे याद आया, है ना, लेडिक सेल्स में एक स्ट्रक्चर, उसका मैंने फंक्शन नहीं बताया। सर्टोली सेल्स का फंक्शन तो बता दिया, तो नरिशमेंट करेंगे स्पर्म की, तो स्पर्म उसके अंदर एम्बेड हो रहा है ना, बट लेडिक सेल्स का स्ट्रक्चर आप वो लिख लो, लेडिक सेल्स का फंक्शन। और अभी मेरे ख्याल से हार्मोनल कंट्रोल भी बचा हुआ है, तो वो भी अभी करवाना है, ठीक है, वो मैं एंड में करवा दूंगा। लेडिक्स इसके साथ ही करवा देंगे ना उसको, ठीक है। लेडिक सेल्स में क्या होता है, इनका फंक्शन क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ देम। लेडिक सेल्स जो है सिक्रीट करते हैं एंड्रोजन, और एंड्रोजन में से कौन सा एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन को सिक्रीट करना का लेडिक सेल्स का है। तो इसलिए हमने क्या कहा, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो है वो मेल हार्मोन्स भी बनाएगा और सेमिनिफेस ट्यूबुल तो आपने देखा ना क्या बना रहे हैं, स्पर्म सेल्स बना रहे हैं। इसलिए इसमें भी क्या बनेंगे आपके पास, ओवेरियन हार्मोन्स, ओवरी होती है ना यहाँ पे, तो ओवेरियन हार्मोन्स। अब ओवरी भी कितनी होंगी, 2 होंगी, हरा, ठीक है। अब ओवरी को देखना ऐसे, अगर इसका स्ट्रक्चर होता है ना कुछ इस प्रकार से, इस प्रकार से होता है कुछ स्ट्रक्चर इसका, है ना, ऐसे कहीं देखा होगा आपने अपनी पिक्चर बुक में, देखो। यहां से अच्छा नहीं बना, इस प्रकार से बना होगा, है ना। इतनी नीचे दिख रहा है आपको, मेरे ख्याल से तो नहीं दिख रहा होगा, हाँ यहां तक दिख रहा है, तो यहीं तक देखना था, ठीक है, इससे नीचे आपको देखना भी नहीं है, ठीक है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे आपकी ऐसे वॉल्स होती हैं इस प्रकार से, तो आपको ये सब पढ़ना है ऑफ कोर्स। देखना सबसे पहला इस प्रकार से होता है, ठीक है। अब इसमें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहाँ पे, यहाँ पे है, ये देखो, ये रहा, ये रहा। अब ये पेल्विक वॉल के साथ भी जुड़ा होता है और इसके साथ भी जुड़ा होता है, यूट्रस के साथ। ये यूट्रस है, ये पार्ट यूट्रस है पूरा, ये यूट्रस है, ये यूट्राइन फंडस है, ये यूट्रस है, यूट्रस की वॉल लेयर्स है। ये आपके पास आएगा सर्वाइकल कैनाल, वेजाइना, सर्विक्स, ठीक है। ये आपके पास फेलोपियन ट्यूब के स्ट्रक्चर्स वगैरह भी हम पढ़ेंगे। ये आपके पास आ गया ओवरी, ठीक है। तो 2 ओवरी है। अब हर एक ओवरी जो है 2 लिगामेंट्स के साथ, लिगामेंट नहीं है, लिगामेंट, सस्पेंसरी लिगामेंट हो सकता है या यूट्राइन लिगामेंट हो सकता है। यूट्राइन लिगामेंट इसको यूट्रस के साथ जोड़ेगा, पेल्विक रीजन के साथ जोड़ेगा, इसको सस्पेंसरी लिगामेंट। तो लिगामेंट्स है, आपको नाम नहीं याद रखने, लिगामेंट्स इसको पेल्विक रीजन के साथ और यूट्रस के साथ जोड़ के रखते हैं, ये याद रखना है। अब इसमें हर एक ओवरी में 2 रीजन होते हैं, एक होता है कॉर्टेक्स रीजन, जो कि कैसा, इनर कॉर्टेक्स पढ़ा कि आउटर कॉर्टेक्स पढ़ा आपने छोटी क्लासेस में, अपने आपको याद होगा, जक्स्ट्रो मेडिला, है ना, वो जो आप पढ़ते थे किडनीज में, है ना, जक्स्ट्रो मेडिला, है ना, वो सब तो याद नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बट एक होता है मेडुलर रीजन, एक होता है कॉर्टेक्स रीजन। मेडुलर रीजन मतलब जो अंदर की तरफ है, इनर की तरफ होता है ये, और कॉर्टेक्स रीजन जो है आउटर की तरफ है। तो अगर मैं एक ओवरी का स्ट्रक्चर बनाऊं तो आपको कैसे स्ट्रक्चर याद रखना है, इस प्रकार से। ये देखो, ये एक ओवरी का स्ट्रक्चर मैंने आपको मोटा मोटी बना के दिखा दिया, ठीक है। इसके अंदर अंदर वाली साइड जो है ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होंगी, और ये कौन सा रीजन है, ब्लड वेसल्स वाला मेडुलर रीजन। और बाहर की तरफ आपको फॉलिकल्स की ग्रोथ देखने को मिलती है, तो आउटर कॉर्टेक्स में फॉलिकल एंड oocytes की ग्रोथ आपको देखने को मिलती है, ठीक है। जैसे ये था, अब oogoनियम से बनता है यहाँ पे oocyte, तो ये मैंने दिखा दिया oocyte, प्राइमरी oocyte है। प्राइमरी oocyte जो है खुद के बाहर एक लेयर बना लेता है। अब जब इसके बाहर एक लेयर बन गई, तो प्राइमरी oocyte ने खुद के बाहर एक लेयर बना ली, इसको पूरे को हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी फॉलिकल बोलेंगे। प्राइमरी फॉलिकल के बाद इसके पास एक, जो ये बाहर की लेयर है ना, इसको भी एक लेयर मिल जाएगी। ये आ गया आपके पास, अभी भी फॉलिकल चेंज हो रहा है, oocyte तो सेम है, प्राइमरी oocyte ही अभी भी, बट उसने खुद के बाहर ही एक और लेयर बना ली, है ना। तो इन जो सेल्स की लेयर है, इसको हमने क्या कहा, ग्रैन्युलोसा सेल्स, ठीक है, ग्रैन्युलोसा सेल्स। ये oocyte है, बीच में जो oocyte है ना, उसको मैं शेड करके दिखा देता हूँ, ये oocyte है आपके पास। oocyte ने अपने बाहर एक लेयर बना ली। अब जो है, ये जो आपके पास सेल्स थे, इनके बाहर ये एक लेयर है, थीका, थीका, थीका नाम की एक लेयर है, ठीक है। ये कौन सी लेयर है, थीका लेयर है। ये ग्रैन्युलोसा सेल्स हैं, ग्रैन्युलोसा सेल्स। यार देखो, मैं इतना ना नोट जरूरी नहीं है करना, है ना, मैं तो बोल रहा हूं, आपको ये नोटेड मिल जाएगा इन द नोट्स, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, थीका भी डिवाइड कर लेगी, थीका भी 2 थीका बन जाएंगी अब, है ना, और एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी बन जाएगी इसके अंदर। देखो, ये मैंने बना दी कैविटी,
और ये एक थीका आ गई, ये दूसरी थीका आ गई, थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना, और बाकी ग्रेनुलोसा सेल्स वैसे के वैसे ही है। ये देखो ग्रेनुलोसा सेल्स, और ये आपके पास ये ओवम रहा, और ये आपके पास एंट्रम रहा, ठीक है, एंट्रम। और अच्छा, ओवम ने ना एक अपने बाहर एक लेयर और बना ली, जोना पेलोसिडा की। किस चीज की? जोना पेलोसिडा। तो ये जोना पेलोसिडा भी आ गया, ठीक है, ये आ गया जोना पेलोसिडा। अच्छा, इसका मेरे पास यहाँ पे टैब अगर पड़ा हो, हाँ पड़ा हुआ, तो मैंने ना इसका एक बनाया था, जैसे मुझे किसी को कुछ समझाना था ना, तो उसके लिए मैंने बनाया था। 1 मिनट आपको मैं दिखा सकता हूँ अगर अभी मेरे पास है। 1 मिनट। यस, मिल गई मिल गई। ये देखो, ये दिख रहा है आपको डायग्राम? अब दिख रहा होगा, है ना? तो ये देखो, ये प्राइमरी फॉलिकल है। प्राइमरी फॉलिकल में क्या है? ये आपको ग्रेनुलोसा सेल्स दिख रहे हैं। इसमें वो बाहर वाली काली सी लेयर आ गई, इसमें होती नहीं है, इसमें आती है ना। इसमें ग्रेनुलोसा सेल्स ज्यादा हो गए। इसमें एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी आ गई, ये आपकी जो है ब्लू कलर की फ्लूइड फिल्ड कैविटी बन गई, और थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना आ गया। इसमें जोना पेलोसिडा भी बन गई, और थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना तो था ही, एंट्रम भी फुली डेवलप हो जाता है। इसको बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। तो वो भी मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे जगह थोड़ी सी कमी थी, इसलिए मैंने आपको यहीं से दिखा दिया, है ना। तो फॉलिकुलर ग्रोथ में आपको दिखा देता हूँ एक बार, है ना। इसकी जगह मैं आपको यहीं पे दिखाता हूँ, पर ये आपको याद रखना है कहाँ पे हो रहा है, आउटर कॉर्टेक्स वाले रीजन में हो रहा है। मतलब अगर मैंने ओवरी ऐसे बनाई है, क्योंकि यहाँ पे तो इतनी जगह नहीं है ना, तो यहाँ से स्टार्ट होगा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ग्राफियन। ग्राफियन के बाद ग्राफिन फूट जाता है, फूटने के बाद वो कॉर्पस ल्यूटियम बनाता है, वो हम देखेंगे बाद में, ठीक है। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ इसके आउटर कॉर्टेक्स में, तो वहां पे ये सब काम चल रहा होता है ना। तो आउटर कॉर्टेक्स में आपके पास क्या हो, तो oogenesis चल रही होती है। तो oogenesis को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, है ना। सबसे पहले हमने कहा कि ये है प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल, सॉरी, प्राइमरी oocyte है, प्राइमरी oocyte, ठीक है। उसने खुद के बाहर एक सेल्स की लेयर ऐसी बना ली, सेल्स की लेयर बना ली, ठीक है। फिर इसकी ये लेयर्स जो है वो और ज्यादा हो गई, और इसके बाहर एक बाउंड्री सी बन गई, ये लेयर और हो गई, और ये बन गई बाउंड्री, ठीक है। फिर इसके अंदर, फिर इसके अंदर एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी आ गई, ये आ गई फ्लूइड फिल्ड कैविटी, और ये इस तरह से, है ना। और ये आपके पास सेल्स आ गए, फ्लूइड फिल्ड कैविटी, और थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना बन गया। अंदर वाली इंटरना, बाहर वाली एक्सटर्ना, थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना। इसके बाद बनता है ग्राफियन फॉलिकल। अब देखना, ये है oocyte की बात कर रहा हूं, प्राइमरी oocyte, ये भी प्राइमरी oocyte है। चाहे ये फॉलिकल, देखो फॉलिकल कौन सा, सेकेंडरी फॉलिकल, बट oocyte इसके अंदर प्राइमरी ही है। टर्शरी के अंदर जो oocyte है वो प्राइमरी या सेकेंडरी हो सकता है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग होता है ना। स्टार्टिंग में प्राइमरी रहता है, फिर चेंज होकर सेकेंडरी बन जाता है। सेकेंडरी oocyte इसके अंदर ही चेंज होता है, मतलब प्राइमरी से सेकेंडरी इसी के अंदर होता है। तो ये क्या है, टर्शरी फॉलिकल। टर्शरी फॉलिकल के बाद बनता है ग्राफियन फॉलिकल, वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ ग्राफियन फॉलिकल कैसा दिखेगा। ग्राफियन फॉलिकल में ये आपके पास जोना पेलोसिडा भी आ जाती है, जोना पेलोसिडा, ठीक है। और ये आपके पास ग्राफियन सेल्स, सॉरी ग्रेनुलोसा सेल्स, ये एंट्रम है, एंट्रम भी फुली डेवलप हो गया। इस तरह से आपके पास थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना तो पहले से ही थी। तो ये सेल्स आपके पास, सेल्स हर जगह होंगे ना, ऑफ कोर्स, ठीक है। तो ये इस तरह से है। अब ये जो है, ये जो है फूट जाता है एवरी मंथ, एवरी मंथ दिस थिंग गोज ऑन, बिकॉज अब इसके अंदर जो है, ये इसके अंदर तो हमेशा ही सेकेंडरी ही oocyte होगा। सेकेंडरी oocyte को हम ओवम भी कह सकते हैं लगभग, बिकॉज सेकेंडरी oocyte से अगला जो है वो ओवम ही है, ठीक है। बट सेकेंडरी oocyte में अगला ओवम कैसे है वो आपको पता चलेगा बाद में। मेयोसिस 2 जब इसमें कंप्लीट होती है तो ओवम ओवम बनता है, ठीक है। तो भी ब्रेक होता है ना, ये फूटता है, ये ग्राफियन फॉलिकल फूट जाएगा, तो इसके अंदर से ये निकलेगा, ये क्या है, सेकेंडरी oocyte ही जो है इसके अंदर से निकलेगा। इसको आप ओवम से भी कंपेयर कर सकते हो, बिकॉज एनसीईआरटी ने इसी को ओव्यूलेशन कह दिया, तो ये ओव्यूलेशन हो गई, ओव्यूलेशन हो गई, मतलब ओवम जो है वो बाहर आ गया। अब ओवरी से ओवम बाहर आ गया, ओवम को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे है ये इनफंडिबुलम, इसको बोलते हैं इनफंडिबुलम। जो पहला पार्ट है ना, ये पहला पार्ट इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम के पास ऐसे ये स्ट्रक्चर्स हैं फिंगर लाइक, जिनको बोला फिम्बरी। फिम्बरी, फिम्बरी का काम क्या है, ये इसको कलेक्ट करेंगे। जैसे ओवम आया, ओवम को कलेक्ट कर लिया फिम्बरी ने। अब फिम्बरी ने ओवम को कलेक्ट कर लिया, यहाँ पे है इनफंडिबुलम के बाद एम्पिला है। एम्पिला रीजन में, एम्पिला रीजन में फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। यहाँ से स्पर्म आ रहे हैं, स्पर्म आ गए, यहाँ पे पहुंच गए, यहाँ पे ओवम हो गया। तो एक ही साथ आने से ये दोनों, है ना। और यहाँ पे हो गई फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के बाद इसके अगला रीजन जो है ये है एम्पिला रीजन। तो एम्पिला रीजन में आपको क्या याद रखना है, फर्टिलाइजेशन यहाँ पे होती है। फिर आपके पास इस्थमस रीजन, इस्थमस रीजन, इस्थमस रीजन क्या है, इस्थमस जो है फेलोपियन ट्यूब को और यूटरस को कनेक्ट कर रहा है, ये आपको याद रखना है। यहाँ से जो है एक्सेल जाएगा जाएगा जाएगा। अब एक्सेल तो रहा नहीं, फर्टिलाइजेशन हो गई है। अगर फर्टिलाइजेशन हो गई तो
अगर फर्टिलाइजेशन हो गई तो एग सेल जो है जाएगा तो फिर क्या, जाइगोट जाएगा। जाइगोट में यहाँ पे क्लीवेज स्टार्ट हो जाती है। क्लीवेज जो मैंने आपको बताया डिविजन, यहाँ पे जाइगोट आ गया, 2 सेल एम्ब्रियो, 4 सेल एम्ब्रियो, 8 सेल एम्ब्रियो, 16 सेल एम्ब्रियो, है ना, देन 32 सेल्स एम्ब्रियो, 64 सेल एम्ब्रियो पहुंच जाता है यहाँ पे। 64 सेल एम्ब्रियो को हम बोल देते हैं ब्लास्टोसिस्ट, वो यहाँ पे पहुंचेगा और इसके साथ चिपक जाएगा, फिर ये ऐसे लेयर अपनी बाहर की तरफ बना लेगा और इसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन। इम्प्लांट हो गया। अब मान लो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो क्या होगा? व्हाट इज द फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक प्लेस? फर्टिलाइजेशन नहीं हुई ना, तो ये जो है इसके बाद बनता है कॉर्पस ल्यूटियम, है ना। कॉर्पस ल्यूटियम अगर है, कॉर्पस ल्यूटियम अगर रह रहा है तो वो ये जो माहौल बना लेगा, वो प्रेगनेंसी का माहौल बना लेगा। कॉर्पस ल्यूटियम अगर रह गया तो प्रेगनेंसी का माहौल बन जाएगा। बट अगर कॉर्पस ल्यूटियम हट गया, जो कि प्रेगनेंसी ना होने के केस में होता है ना, मान लो यहाँ पे कोई स्पर्म नहीं आया तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाता है और उसकी डीजनरेसी के बाद जैसे जो ग्राफिन फॉलिकल था ना, ग्राफिन फॉलिकल के कुछ ना कुछ जो रिमेन्स बच जाते हैं उससे बनता है कॉर्पस ल्यूटियम। अब कॉर्पस ल्यूटियम अगर नहीं रहा तो वो हार्मोन रिलीज नहीं करेगा, प्रोजेस्टेरॉन, है ना। प्रोजेस्टेरॉन रिलीज नहीं हुआ, स्टूडेंट प्रोजेस्टेरॉन रिलीज नहीं हुए तो ये जो है वॉल्स जो है वो थिकनिंग इतनी नहीं होगी और ये डीजनरेट हो जाएगा। डीजनरेट हो जाएगी ना, वॉल्स की जो थिकनिंग है वो डीजनरेट हो जाएगी तो वो ब्लड के फॉर्म में बाहर जाती है, जिसको हम बोलते हैं मेंसेस। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया थोड़ा बहुत किसके बारे में, फॉलिकुलर स्ट्रक्चर्स कैसे कैसे इवॉल्व होते हैं और oocytes कैसे कैसे इवॉल्व होते हैं। बट अभी आपने वो नहीं पढ़ा पूरा, oogenesis अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, थोड़ा बहुत मैंने आपको जस्ट भाव एक वो बना दी है ना, क्या क्या बना दी या उसको क्या बोलते हैं, जो बाहर बाहर से मतलब आपको समझ थोड़ा बहुत पता चल गया इसके बारे में, है ना। फिर ये इनर मेडुला में क्या है? इनर मेडुला में आपके पास ब्लड वेसल्स होंगे, वेन्स होंगी, है ना, ये सब। ठीक है, ब्लड वेसल्स, वेन्स, है ना, नर्व्स, ये इनर मेडुला में होती हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया ओवरी के बारे में कि ओवरी हार्मोन भी रिलीज करेगी, जैसे देखना अभी कॉर्पस ल्यूटियम हार्मोन रिलीज कर रहा है तो वो ओवरी के अंदर ही है ना। इसके बाद जो ये ग्रैनुलोसा सेल्स है, ग्रैनुलोसा सेल्स भी हार्मोन रिलीज करते हैं, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन रिलीज करेंगे। ठीक है, तो ये सब आपके पास ओवरी के अंदर ही होते हैं, है ना। अब इसीलिए हमने कहा ओवरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। आफ्टर ओवरी आपको और क्या क्या दिख रहा है इसके अंदर? फैलोपियन ट्यूब, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। इन्फेंडिबुलम, एम्पिला, इस्थमस, एम्पिला में फर्टिलाइजेशन, इस्थमस इसको कनेक्ट कर रही है, इन्फेंडिबुलम क्या कर रही है, इसको इसके साथ जोड़ रही है, फिम्बरी है इन्फेंडिबुलम के पास, एंड पे इन फिम्बरी जो है वो इसको कनेक्ट करेगी, इसको ओवम को। ठीक है, फिर और क्या दिख रहा है आपको? यहाँ पे यूटरस दिख रहा है। यूटरस का आपको काम क्या है? सबसे पहले यूटरस की 3 वॉल लेयर्स होंगी, 3 वॉल लेयर्स, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। एंडो मतलब अंदर वाली, पेरी मतलब बाहर वाली, ये बाहर वाली है पेरी, अंदर इसके सेंटर में होती है मायोमेट्रियम और एंडो होती है बिल्कुल अंदर। ठीक है, पेरीमेट्रियम जो है वो आपके पास कैसी लेयर होगी? पेरीमेट्रियम आउटर लेयर है, थिन मेम्ब्रेनस लेयर, एनसीईआरटी चेक करना, थिन मेम्ब्रेनस लेयर लिखा होगा, थिन मेम्ब्रेनस लेयर है। इसके बाद है मायोमेट्रियम। मायो टर्म कहां से आता है? मसल से आता है, तो मायोमेट्रियम इज मस्कुलर लेयर। मस्कुलर लेयर है यहाँ पे, जब भी कंट्रैक्शंस होंगी तो कंट्रैक्शंस मसल्स में होती है ना, तो कंट्रैक्शंस जब भी बेबी की बर्थ के टाइम जो कंट्रैक्शंस होती है फीमेल की बॉडी में, वो मायोमेट्रियम के अंदर हो रही होती है। एंडोमेट्रियम ये अंदर वाली लेयर है। एंडोमेट्रियम में कई सारे चेंजेस हो रहे होते हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी या ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, है ना। इसमें हार्डनिंग होती है ना, थिक होती है। ताकि थिक क्यों होती है ये? ताकि जो आपके पास एम्ब्रियो आएगा उसको अपने अंदर ये क्या कर सके, इम्प्लांट कर सके, उसी के लिए थिक होती है। अब अगर एम्ब्रियो नहीं आया तो ये थिकनिंग सारी हट जाएगी, फूट जाएगी। स्किन है भाई, है ना, जब जाएगी तो जब उतरेगी तो ऑफ कोर्स क्या होगा, ब्लड लॉस होगा, और ब्लड लॉस यहाँ से निकलेगा मेंसेस के फॉर्म में, है ना। मेंस्ट्रुअल साइकिल जब आता है मेंसेस 3 से 5 दिन का होता है। ठीक है, तो ये हो गया, है ना। अभी मैंने आपको बता दिया इसके बारे में, यूट्रस के बारे में। यूट्राइन फंडस होता है, ठीक है ना, यहाँ पे भी इम्प्लांटेशन हो सकती है। ज्यादातर तो यहीं पे होती है, यूट्राइस फंडस वाली वॉल पे होती है ज्यादातर। ठीक है, फिर आफ्टर दैट आपको दिख रहा है सर्विक्स, सर्वाइकल कैनाल एंड वेजाइना। सर्विक्स है ये है सर्वाइकल कैनाल, ये है वेजाइना। वेजाइना और सर्वाइकल कैनाल, इसको हम बोलते हैं बर्थ कैनाल। दोनों को मिला के सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना को हमने बोल दिया बर्थ कैनाल। अब वेजाइना से, वेजाइना कह लो, वेजाइना वो ऑर्गन है जो कि कॉपुलेशन के टाइम पे, यानी कि कोइटस के टाइम पे, यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे यूज होता है मेनली। ठीक है, वेजाइना यूज हो रहा है, इसके अंदर से स्पर्म आता है, तो ये पासेज है स्पर्म का, स्पर्म यहाँ से आएगा और यहाँ तक पहुंचेगा। ठीक है, जब यहाँ पे पहुंचे तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। ठीक है, तो विद दिस आपका ये जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मोटा मोटी हमने पढ़ लिया। अब एक चीज इसमें रह जाएगी, क्या चीज रह गई? एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ फीमेल। फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया रह जाएगा, है ना। उसमें आपको क्या क्या दिया हुआ है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, देखना। इसमें आपको क्या क्या दिया हुआ है, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया में आपको दे रखा है ना। इस प्रकार से आप देखना इस डायग्राम, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया मतलब फीमेल का कैसे आपको बाहर से दिखेगा, जैसे मेल का हमने देखा ना कैसे बाहर से दिख रहा है स्ट्रक्चर, तो वैसे ही फीमेल का भी होगा, है ना।
ये आपके पास है एक, सबसे पहले यहाँ पे कुशन ऑफ फैटी टिश्यूज होंगे, जिनको हमने क्या कह दिया, ये क्या है आपके पास, मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस इज कुशन ऑफ, एक मिनट, हाँ, मॉन्स प्यूबिस क्या है, कुशन ऑफ फैटी टिश्यूज विच इज हेयरी, हेयरी होता है ये, ठीक है। मॉन्स प्यूबिस की बिल्कुल नीचे की तरफ ये है आपके पास क्या, लेबिया मेजोरा, क्या ये है आपके पास लेबिया मेजोरा, फोल्ड ऑफ टिश्यू, फोल्ड ऑफ टिश्यू जो कि क्या कर रहा है, वेजाइनल ओपनिंग और यूरिथ्रल ओपनिंग को क्लोज करके रख रहा है, मतलब कवर करके रख रहा है, लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा के अंदर की तरफ है आपके पास लेबिया माइनोरा, और जहां पे वो लेबिया माइनोरा मीट कर रहे हैं ना, वहां पे एक फिंगर लेग स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हमने बोला क्लिटोरस, ठीक है। ये क्या है, क्लिटोरस है, पढ़ो, क्लिटोरस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड एट द जंक्शन ऑफ लेबिया माइनोरा। ये आपके पास अंदर वाली तरफ है लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा क्या कहोगे, फोल्ड ऑफ टिश्यू प्रेजेंट इनवर्ट्स या प्रेजेंट बिफोर द लेबिया मेजोरा, ठीक है। ये हो गया। अब ये है आपके पास यूरेथ्रल ओपनिंग, वेजाइनल ओपनिंग, यूरेथ्रल ओपनिंग, वेजाइनल ओपनिंग। वेजाइनल ओपनिंग में, वेजाइनल ओरिफिस कह लो या वेजाइनल ओपनिंग कह लो, वहां पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, एक टिश्यू सा प्रेजेंट होता है, उसको बोला हाइमन। अब हाइमन जो है, जब इंटरकोर्स होता है तो ये हाइमन जो है वो टूट जाता है ना। अब इसीलिए कई लोग क्या करते हैं कि सोचा कि अगर इसमें किसी फीमेल के अंदर हाइमन नहीं है, दैट मीन्स वो वर्जिन नहीं है, वर्जिन नहीं है। वर्जिन मतलब जिसने कोई सेक्सुअल जो है इंटरकोर्स में पार्ट ना लिया हो, उसको बोलते हैं वर्जिन, ठीक है। तो वर्जिन वो जिसने कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स में पार्ट ना लिया हो। अब अगर किसी का हाइमन नहीं है तो इसका मतलब वो वर्जिन नहीं है, क्या ये सच हुआ? नहीं। देखो ये हाइमन जो है वो किसी भी फिजिकल एक्टिविटी से भी टूट सकता है ना। ये टिश्यू ही है, टूट सकता है ना किसी भी उससे, ठीक है। तो जैसे मान लो कोई हॉर्स राइडिंग में है, उसमें जब वो हॉर्स के ऊपर चढ़ रही है तब टूट सकता है ये, है ना। या मान लो कोई मस्कुलर एक्टिविटी कर रहा है कोई फीमेल, है ना, तब कोई एथलीट है फीमेल, तब टूट। तो इट इज नॉट अ प्रूफ ऑफ वर्जिनिटी, है ना। और आजकल आपने देखा होगा कई सारे जो हैं, है ना, लोग वर्जिनिटी की तरफ पता नहीं क्या, मतलब मैंने अभी कल परसों देखा था कुछ लौंडे, है ना, ऐसे कि हम तो नो सील नो डील, आई डोंट नो व्हाट इज दिस, है ना, व्हाट इज दिस बिहेवियर ऑफ जेनजीज। जेनजी ज्यादा आजकल जेनजी हो रहे हैं, है ना। कहेंगे कि अगर फीमेल वर्जिन नहीं है तो व्हाई शुड बी मैरी देम। अरे भाई खुद को तो देख लो पहले, हैं क्या बोले हैं, ठीक है। मतलब आजकल कोई भी उठ के आ जाता है और कुछ भी बोलना स्टार्ट कर देता है, इंटरनेट का जमाना है। अब मुझे देख लो, है ना, मैं भी कुछ भी बोल रहा हूँ, बट स्टिल ये क्या सोच हुई कि अगर फीमेल वर्जिन नहीं है तो हम उसके साथ शादी नहीं करेंगे, हैं। तुम अपने आप को तो देख लो पहले, शक्ल तुम्हारी ऐसी है कि तुम्हारे साथ वैसे ही कोई शादी ना करे, जो आने वाली थी उसको भी रोक रहे हो, ठीक है। तो विद दिस आपका ये जो फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया भी कंप्लीट हो गया एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी आप आपने पढ़ लिया है ना। नाउ लेट्स मूव अहेड। आफ्टर दिस आपके पास है फीमेल सिस्टम हमने पढ़ लिया। नाउ कम्स oogenesis। oogenesis में भी सेम ही है, एक oogoनियम होगा, बस oogenesis और spermatogenesis में बड़ा मेजर फर्क है एक, वो मैं आपको बताऊंगा। ये oogoनियम है। oogoनियम कैसा होगा, 2n होगा। इसने भी क्या करी, माइटोसिस करी, ताकि क्या कर सके, अपना नंबर जो है वो पूरा कर सके। नंबर को मेंटेन करने के लिए तो माइटोसिस होती है, बट इसमें आगे तो कई सारे सेल्स माइटोसिस कर रहे हैं, बट एक ने माइटोसिस नहीं करी, वो डिफरेंशिएट हो गया। ये हो गया डिफरेंशिएट फ्रॉम अदर्स, ये हो गया डिफरेंशिएट। और इसमें इसमें मियोसिस 1 स्टार्ट तो हो गई। ये क्या है, प्राइमरी प्राइमरी oocyte। ये है आपके पास oogoनियम। प्राइमरी oocyte में मियोसिस 1 स्टार्ट तो हो गई बट कंप्लीट नहीं हुई। देखो ये स्टार्ट हो गई, स्टार्ट हो गई है बट कंप्लीट नहीं हुई। कंप्लीट यहां पे हो रही है, कहां पे हो रही है कंप्लीट, वो मैं आपको बाद में बताता हूं, ठीक है। जब कंप्लीट होती है तो बनती है फर्स्ट पोलर बॉडी, और ये आ गई आपके पास सेकेंडरी oocyte। अब फर्स्ट पोलर बॉडी का साइज छोटा होता है, सेकेंडरी oocyte का साइज जो है वो थोड़ा सा लार्ज होगा। अब इसमें साइटोप्लाज्म का कंटेंट ज्यादा होता है इन फीमेल गमीट, और मेल गमीट में साइटोप्लाज्म का कंटेंट कम। क्यों? ताकि जो जाइगोट बने उनमें साइटोप्लाज्म का कंटेंट बैलेंस रहे, ठीक है। तो ये है आपके पास फर्स्ट पोलर बॉडी। अब इन केस ऑफ ह्यूमंस पोलर बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है, और ये है आपके पास सेकेंडरी oocyte। फिर सेकेंडरी oocyte, अच्छा याद रखना, जो मैंने कहा था प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बनता है, वो किसके अंदर बनता है, टर्शरी फॉलिकल के अंदर। तो ये टर्शरी फॉलिकल के अंदर बन रहा होता है ना। तो इसीलिए मैंने क्या टर्शरी फॉलिकल में ऐसा नहीं लिखा था प्राइमरी सेकेंडरी, है ना। अब तो सेकेंडरी ही रहेगा, सेकेंडरी oocyte से टर्शरी oocyte नहीं बनता, ठीक है। इससे क्या बनेगा, फर्स्ट पोलर बॉडी, सॉरी सेकेंड पोलर बॉडी, और सीधा मैंने क्या कहा था, सेकेंडरी oocyte से क्या बनता है, क्या बनता है। मैंने आपको जब लिखा था कि सेकेंडरी oocyte को एनसीईआरटी ओवम से कंपेयर करती है, बिकॉज इसके अगला क्या था, ओवम था। तो ये बन गया आपके पास ओवम। ओवम का साइज थोड़ा सा लार्ज होता है,
क्यों? बिकॉज इसमें साइटोप्लाज्म ज्यादा है, तो ये ओवम आ गया। ये है आपके पास। अब देखो इसमें अरेस्ट कहां पे हो रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे। अब याद करो वो दिन जब आपने पढ़ा था सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन वाला चैप्टर क्लास 11th में, आपका बुक ऐसे होती है ना, तो इस साइड वाले पेज पे, इस साइड वाले पेज पे जहाँ पे जाइगोटीन पैकाइटिन ये सब लिखा होगा, वहां पे लिखा होगा, है ना, तो वहां पे लिखा होता है डिप्लोटीन स्टेज में, डिप्लोटीन स्टेज में इन सम मैमल्स द oocyte remains arrested in the diplotin stage for many months। याद करो वो दिन। तो वही है यहाँ पे, जो ये oocyte है, पहली बार जब ये मियोसिस करेगा, मियोसिस 1 में, ये प्रोफेज 1 में फंस जाता है, मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 के डिप्लोटीन स्टेज में, प्रोफेज 1 में डिप्लोटीन में अरेस्ट हो गया ये। अभी अरेस्ट से छूटेगा कब बताएंगे, ठीक है। अरेस्ट हो गया, ठीक है। अरेस्ट होने के बाद ये दोबारा से अरेस्ट हो गया, बिकॉज इसमें क्या है, मियोसिस 2 स्टार्ट, तो देखो यहाँ पे क्या है, M1 स्टार्टेड बट नॉट कंप्लीटेड। कंप्लीट कहां पे हो रही है, यहाँ पे कंप्लीट हो रही है, M1 कंप्लीट। जब इससे 2 सेल बन रहे हैं, अब देखो ये 2n था, तो अब ये n है, ये भी n है। अब ये n तो n ही रहेगा ना, मियोसिस 2 कंप्लीट होने के बाद, तो n से तो n ही बनता है, ठीक है। तो इसमें आप ध्यान से देखना कि अगर एक oocyte है प्राइमरी, तो उससे एक ही ओवम बन रहा है, 2 ओवम थोड़ी बन रहे हैं, या 4 ओवम थोड़ी बन रहे हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात कर रहा हूं सेकेंडरी oocyte है, ठीक है। अब सेकेंडरी oocyte में ये मियोसिस 2 स्टार्ट हो गई, मियोसिस 2 स्टार्ट, और यहां पे मियोसिस 2 कंप्लीट हो गई। मियोसिस 2 के कंप्लीट पे होने के बाद 2 सेल्स आपको मिल रहे हैं, ओवम, सेकेंड पोलर बॉडी। ओके, अब जो ओवम है यहां पे फिर से अरेस्टेड है। अब अरेस्ट, यहां पे जो अरेस्ट हुआ है वो मेटाफेज में होता है, मेटाफेज 2 में, मेटाफेज 2 पे अरेस्ट हो गया, मेटाफेज 2 में अरेस्ट हो गया। अब वो अरेस्ट से छूट जाएगा, कब छूटेगा, जब इसके साथ कोई भी स्पर्म कांटेक्ट में आता है। इसीलिए मैंने क्या कहा, सेकेंडरी oocyte को उन्होंने ओवम के ही कंपेयर किया, बिकॉज स्पर्म कांटेक्ट आया तो स्पर्म के कांटेक्ट के बाद ये ओवम बन जाता है, ठीक है। तो ये आई होप आपको क्लियर होगा। अब देखना ये सारा जो पार्ट है, ये सारा पार्ट ये आपका चल रहा होता है प्यूबर्टी के टाइम पे, प्यूबर्टी कहां बोल दिया मैंने, फीटल स्टेज में, फीटस के अंदर ये सारी चीजें हो रही होती हैं, माइटोसिस वगैरह, है ना। जैसे ही प्यूबर्टी आपके पास आती है तो वो प्राइमरी oocyte बन जाता है। बर्थ के टाइम पे लिख लो आप, है ना, बर्थ होगा, प्राइमरी oocytes वगैरह आने स्टार्ट होंगे, प्यूबर्टी के टाइम पे आने स्टार्ट होंगे, और ये कंप्लीट कहां पे हो रही है, प्यूबर्टी के टाइम पे ये कंप्लीट हो जाती है। प्यूबर्टी के टाइम पे ये जो मियोसिस 1 है वो कंप्लीट हो जाएगा। आफ्टर प्यूबर्टी जो है, बाद वाली लाइफ है ना, एडल्ट लाइफ में ये मियोसिस 2 जो है वो कंप्लीट हो जाती है। तो अगर मियोसिस 2 कंप्लीट ना हो रही हो तो सेकेंडरी oocyte तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा ना, ठीक है। तो मतलब ओवम बन ही नहीं रहा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक चीज मिलेगी, फॉलिकुलर एट्रेशिया। मैं आपको बताऊं, ऐसे एनसीईआरटी इस साइड लिखा होगा फॉलिकुलर एट्रेशिया इन फीमेल्स, यंग फीमेल्स जो फीटल स्टेज में ही क्या होता है, कई सारे फॉलिकल्स जो है डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं बॉडी के अंदर खुद ही से, है ना। तो कितने फॉलिकल्स बच जाते हैं, ओनली 60 के टू 80 के। देखो डिस्ट्रॉय करने के बाद भी कितने सारे फॉलिकल्स बच रहे हैं, 60,000 to 80,000 फॉलिकल्स बच रहे हैं। हर महीने एक ओवम रिलीज होगा, है ना, तो हर महीने कई सारे फॉलिकल्स भी लगेंगे, है ना। तो 60,000 to 80,000 फॉलिकल्स बच जाएंगे। इसको हमने बोला फॉलिकुलर एट्रेशिया इन फीमेल बॉडी ड्यूरिंग फीटल स्टेज। मैनी जो आपके पास क्या थे, फॉलिकल्स, many follicles are destroyed, only 60k to 80k are left, this is called follicular atresia। तो विद दिस आपको पास ओवम भी मिल गया, जो कि क्या है, फीमेल गेमीट। अब आपके पास मेरे ख्याल से सारा हमने पढ़ लिया, प्री फर्टिलाइजेशन वाले इवेंट्स हमने सारे पढ़ लिए। कौन से थे, गेमेटोजेनेसिस था, है ना, और इंसेमिनेशन बचा है अभी, है ना, उसमें कुछ नहीं है पढ़ाने वाला, मतलब उसमें है ही नहीं कुछ लिखा हुआ, एनसीईआरटी में भी नहीं लिखा। इंसेमिनेशन में क्या है, कोइटस है बस, अब वो थोड़ी पढ़ाऊंगा मैं यहाँ पे, इंसेमिनेट कैसे करते हैं, इंसेमिनेशन में क्या होता है ना, वो थोड़ा फर्टिलाइजेशन में देखेंगे हम, इंसेमिनेशन वगैरह के बारे में, कैपेसिटेशन वगैरह, इतना हम डिटेल में, बिकॉज एनसीईआरटी में जो दिया है मैं वही पढ़ाऊंगा, है ना। अब हम आते हैं आगे की कहानी सुनने, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे ख्याल से आपको दिया होगा इन्होंने अबाउट मेमोरी ग्लैंड, है ना, मेमोरी ग्लैंड के बारे में दिया है। मेमोरी ग्लैंड के बारे में क्या दिया हुआ है, इस तरह से दिया होगा, है ना, ये स्ट्रक्चर आपको दिया होगा मेमोरी ग्लैंड के बारे में। यहाँ पे क्या है, आपके पास टिश्यू प्रेजेंट होगी, फैट्स प्रेजेंट है, ये आपके पास फैट्स के टिश्यू है, फैट्स हैं ये आपके पास, ठीक है। यहाँ पे अगर आप इसको पूरा देखेंगे तो ये इस प्रकार से, यहाँ पे ये रिब्स के कट एंड है, रिब्स के कट एंड, यहाँ पे भी इनके बीच में भी फैट होगा ऑफकोर्स, पर वो हम इतनी डिटेल में नहीं जा रहे। अब ईच मेमोरी ग्लैंड, अच्छा मेमोरी ग्लैंड कितने होते हैं फीमेल्स, 2, है ना। अभी मेमोरी ग्लैंड हर एक मैमल में होते हैं, मैमल के फीमेल में ऑफकोर्स,
ठीक है, 2 होंगे। अब हर एक मेमोरी ग्लैंड में देयर आर मेनी मेनी मेमोरी लोब्स, तो ये मेमोरी लोब है, इसके अंदर कई सारे 15 to 20 मेमोरी लोब्स होते हैं। अब एक मेमोरी लोब में देयर आर मेमोरी एल्वियोलाई, तो मैंने बना दिया क्या, मेमोरी एल्वियोलाई। देखो मेमोरी ग्लैंड के अंदर मेमोरी क्या है आपके पास, लोब्स, ईच मेमोरी लोब हैज अ मेमोरी एल्वियोलाई, ठीक है, ये आ गया आपके पास मेमोरी एल्वियोलाई। मेमोरी एल्वियोलाई, ठीक है, मेमोरी एल्वियोलाई के बाद क्या है, मेमोरी एल्वियोलाई जहां पे फ्यूज करेंगे आपस में मिलेंगे, आगे जाके ये क्या बनाएंगे, मेमोरी डक्ट, है ना, मेमोरी डक्ट। उसके बाद बनेगा मेमोरी एम्प्यूला, ये आ गया आपके पास मेमोरी एम्प्यूला, मेमोरी एम्प्यूला। मेमोरी एम्प्यूला जहां पे मिलेंगे वो है क्या, लेक्टिफेरस डक्ट, लेक्टिफेरस डक्ट, है ना, तो ये एक साथ जाके ऐसे मिल जाते हैं आपस में लेक्टिफेरस डक्ट के साथ, ये आपके पास आ गई लेक्टिफेरस डक्ट, जिसके बाद ये मिल जाएंगे और एक जगह ओपन हो जाएंगे ऐसे। लेक्टिफेरस डक्ट के बाद तो ये सीधा बाहर ही ओपन होंगे, है ना। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कुछ मिस तो नहीं हो गया, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो यहाँ पे मिस हो गया है, एक दिन में मैं चेक कर लेता हूँ जरा सा। तो मेमोरी डक्ट, एम्प्यूला, लेक्टिफेरस डक्ट, एल्वियोलस, मेमोरी लोब, हाँ सब कुछ तो हो गया, ठीक है। मुझे लगा कि थोड़ा सा ना जाने कुछ तो मिसिंग लग रहा है, तो ठीक है। ये है आपके पास क्या, मेमोरी एल्वियोलाई, मेमोरी डक्ट, मेमोरी एम्प्यूला, लेक्टिफेरस डक्ट, एंड यहाँ पे ये आपके पास निप्पल एरिया, और यहाँ पे जो है ब्लैकिश ब्लैकिश सा होता है उसको बोलते हैं एरियोला, एरियोला, ठीक है। तो ये है आपके पास पूरा का पूरा मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में कि एक मेमोरी ग्लैंड में 15 से 20 आपके पास क्या हो सकते हैं, मेमोरी लोब्स। उनमें होते हैं मेमोरी एल्वियोलाई जाएंगे मेमोरी डक्ट में, मेमोरी डक्ट से जाएंगे मेमोरी एम्प्यूला से जाएंगे लेक्टिफेरस डक्ट से जाएंगे बाहर, ठीक है। तो मेमोरी जो है एल्वियोलाई, इसमें मिल्क सिक्रीट होता है, इसमें मिल्क बनता है, ठीक है, इसमें मिल्क बनता है, तो यहां से आएगा बाहर। अब बेबी है, यहां से सक्कल करेगा और उसको मिल्क मिल जाएगा, ठीक है। अब दिस इज द होल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कुछ स्किप ना हो गया हो बस, है ना, लेट मी चेक एज वेल। हम चलते हैं पेज नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 1 मतलब जो इसका स्टार्टिंग का पेज है ना, वहाँ पे हमने सब कुछ पढ़ लिया, पार्सुलेशन, जेस्टेशन, इम्प्लांटेशन, फर्टिलाइजेशन, इंसेमिनेशन, गैमेटोजेनेसिस, उसी ऑर्डर में आपको बताया, मुझे थोड़ा ज्यादा बता दिया क्लीवेज वगैरह को जोड़ के। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ने पढ़ लिया, इसके बारे में सारा कुछ पढ़ लिया है। हाँ, लेंथ वगैरह नहीं मैंने बताई आपको, वो आप देख लेना, 4 से 5 सेंटीमीटर, 2 से 3, इतना तो पता ही होगा आपको, है ना, ये आप देख लेना खुद से, ठीक है। लेंथ वगैरह, है ना, किसकी कितनी लेंथ है, जैसे इसमें भी दिया हो ना, इसके बारे में, फेलोपियन ट्यूब के बारे में, ओवरी के बारे में। फेलोपियन ट्यूब मेरे ख्याल से 10 से 12 सेंटीमीटर है, ओवरी तो यहाँ पे लिखा होगा 2 से 4 सेंटीमीटर, ठीक है। पेल्विक वॉल लिगामेंट से जुड़ा, ये सब आपको बता दिया मैंने। नेक्स्ट इन्फेंटिबुलम फिम्बरी, ये सब हमने कर लिया कवर। मॉन्स प्यूबिस, ये सब वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। एंडोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम हमने देख लिया। अच्छा, यहाँ पे एक टर्म आपको और बता देता हूँ, है ना। अगर आपसे कहीं बोले हिजरा या वूम्ब, हिजरा या वूम्ब, ये जो टर्म है ये किस चीज के लिए यूज होते हैं, यूटरस के लिए ही यूज होते हैं, ठीक है ना। तो लेविया मेनोरा, लेविया मेजोरा, क्लिटोरिस बता दिया, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, ये सब हमने कवर कर लिया है। फिर मेमोरी लोब, ये सब हमने देख लिया ना। एरियोला, पेक्टोरल मेजर मसल, वही कहा ना मैंने, मसल्स होंगे यहाँ पे, वो आप मसल बना लेना, पेक्टोरल मेजर मसल, ठीक है। और मसल्स, रिब, बिटवीन रिब्स, रिब कट्स, ठीक है, सब आपको क्लियर कर लिया है। मेमोरी एम्पुला, लेक्टिफेरस डक्ट, ये सब हमने देख लिया। गैमेटोजेनेसिस भी हमने कवर कर ली है। स्पर्मिएशन रह गया ना, स्पर्मिएशन रह गया, वो मैं आपको देखो, स्पर्मिएशन यहीं से देख लो, ठीक है। फाइनली रिलीज फ्रॉम द स्पर्मेटो, खुद ही बता ही देता हूँ यार ऐसे ही, है ना। देखना, आपने पढ़ा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म्स जो है वो कहाँ पे इम्बेड होते हैं, सर्टोली सेल्स के अंदर। सर्टोली सेल्स उसको छोड़ेगा, छोड़ने के बाद सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर जाएगा। बाहर जाने को हमने क्या कह दिया, स्पर्मिएशन। स्पर्मियोजेनेसिस क्या था, स्पर्मेटिड से स्पर्म बनना, स्पर्मियोजेनेसिस था, और उसका बाहर जाना स्पर्मिएशन था। सर्टोली सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर गया, उसको बोल दिया स्पर्मिएशन, है ना। इसके बाद कुछ और तो स्किप हो गया गलती से, है ना। ये सब हमने देख लिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, अंडरगो मियोसिस, हाइपोथैलेमिक हार्मोन। अच्छा, ये जीएनआरएच वगैरह, हाँ ये रहता है ना, अभी क्या रहता है, ये वाला हार्मोनल कंट्रोल रहता है स्पर्मेटोजेनेसिस का, बाकी तो हमने कर लिया है। C1 बता दिया, प्राइमरी फॉलिकल oocytes 82 60 to 80 के, एंट्रम, सेकेंडरी ओव्यूलेशन, जोना पेलुसिडा, ग्राफियन फॉलिकल, है ना, ये सब हमने कवर कर लिया है पहले से ही। ठीक है।
अब आएगा मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब आपका चैप्टर बिल्कुल कम ही बचा है। मेंस्ट्रुअल साइकिल है, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन है, जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक मिनट, यहाँ से कुछ छूटा तो नहीं है यार? डिप्लोटीन वगैरह भी बता दिया वैसे मैंने। ठीक है। सो विद दिस हमने पेज नंबर 49 तक कवर कर लिया है। मेंस्ट्रुअल साइकिल रह गया बस। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल मेजर टॉपिक है, बाकी सब तो छोटे छोटे हैं, है ना। तो 1 घंटा हो गया हमें करते हुए, एक डेढ़ घंटे में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देखो ठीक है, तो आप इन लेक्चर्स को हल्के में मत लेना कि 1.5 घंटे में कंप्लीट कर, तो बड़े आसानी से हमने कर लिया। बट इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको समझ में आना चाहिए, है ना। और मेरे ख्याल से इतनी आसान भाषा में बता रहा हूँ, है ना। कुछ लिख के लेके आता खुद से तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता, है ना। जैसे पिछली बार क्या था, कुछ पहले से लिखा हुआ था, बट फिर भी मैं बार बार दोबारा से लिख के आपको दिखा रहा था, है ना। क्यों? बिकॉज मुझे आदत है कि मैं दोबारा से लिख के दिखाऊंगा। मान लो मुझे छोटा सा लेक्चर बनाना है, तो उसमें तो मैं दोबारा दोबारा क्यों लिखूंगा, है ना। जैसे इसी चैप्टर को 15 मिनट में भी करवा सकते हैं, करवाना चाहो तो। उसमें सब कुछ पहले से लिख के ले आओ, ये यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। बट स्टिल उसमें इतना बेनिफिट नहीं होगा आपका भी और मेरा भी। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल पे। मेंस्ट्रुअल साइकिल का क्या मतलब है? एक फीमेल में हर 28 डेज बाद एक साइकिल रिलीज होती, एक साइकिल जो है वो चलती है ना। मतलब एवरी टाइम फीमेल में एक साइकिल चल रही होती है ओव्यूलेशन की, है ना। ओव्यूलेशन हो रही है, अब वो प्रेगनेंसी नहीं हुई तो ओव्यूल जो है टूट जाएगा, फूट जाएगा, है ना? तो उसको हमने कहा मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है ना। आप सबको इस बारे में जानकारी तो होगी ही। देखो ये देखना, रिप्रोडक्टिव साइकिल इन फीमेल प्राइमेट्स। प्राइमेट्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, नॉन प्राइमेट्स में ओएस्ट्रल साइकिल होती है। ठीक है, प्राइमेट्स का मतलब जैसे मंकीज, एप्स, ह्यूमन बींग्स, इन सब में मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले मेनार्स और मेनोपॉज ही बताता हूँ पहले मैं, है ना। तो जैसे ही मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टार्ट होती है, तो मेनार्स मतलब जब कोई भी फीमेल अपना फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल एक्सपीरियंस कर रही हो, और मेनोपॉज का मतलब है जब वो लास्ट अपना साइकिल ऐसा देख रही है। लास्ट मतलब उसकी डेथ हो गई क्या? नहीं, उसको नहीं बोलेंगे मेनोपॉज। मेनोपॉज का मतलब है कि जब उसकी एज के बाद उसमें ओव्यूल वगैरह बनना बंद हो गए, ओव्यूल बन ही नहीं रहा, तो क्यों एंडोमेट्रियम खुद को थिक करेगी? एंडोमेट्रियम ने थिक नहीं किया तो क्यों ब्लीडिंग होगी? ब्लीडिंग नहीं हुई तो क्यों एंडोमेट्रियम दोबारा से खुद को थिक नहीं करेगी, है ना। तो वो चीज है। अब देखो, मैंने आपको बताया था ओव्यूलेशन होती है, ग्राफियन फॉलिकल टूटता है, उससे ओव्यूल निकलता है, सेकेंडरी वो मान लो वो साइट, है ना। तो वो जो है वो होता है एट द 14th डे, है ना। एक जनरल मेंस्ट्रुअल साइकिल हमने अगर माने तो वो 28 दिन का होता है। 28 दिन का एक जनरल मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है ना। तो उसको मैंने यहाँ पे बिल्कुल हाफ पे सेंटर में ओव्यूलेशन हो जाती है। ठीक है, अब मैंने बना दिए दिन 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, थोड़ा सा गैप छोड़ दो इनमें, 13, 15, है ना, 11। ठीक है, देन 17, 21, 23, 25, 27, 29, यहाँ पे 28 तक हम मान रहे हैं। हमने जनरल माना कि 28 है, इससे ज्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकते हैं, बट ओव्यूलेशन हमेशा सेंटर में ही होती है। ठीक है, ये आप याद रख लो, ओव्यूलेशन हमेशा हाफ के बाद ही होगी। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपका पता होता है यूट्राइन इवेंट्स। जो यूट्रस की वॉल है उनमें क्या हो रहा है? सबसे पहले तो एंडोमेट्रियम थिकन होती है ना। बट वो थिकनिंग यहाँ पे हो रही है। हमने स्टार्टिंग कहाँ से मानी? जहाँ पे वो एंडोमेट्रियम टूट रही है ना। तो एंडोमेट्रियम टूट रही है मतलब अब ऐसे ऐसे आ रही है, नीचे आ रही है वो, है ना। ये कब कहाँ से कहाँ तक होता है? 5th डे तक जो है एंडोमेट्रियम टूट रही होती है, 1st से 5th डे। फिर दोबारा से बननी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, दोबारा से बन रही है, देखो दोबारा से थिक हो रही है, थिक हो रही है, फिर और ज्यादा थिक हो जाएगी, और इस टाइम तक तो पूरी की पूरी थिक हो ही जाती है ना। अब अगर मान लो हम वो वाला मेंस्ट्रुअल साइकिल देख रहे हैं, ऑफ कोर्स मेंस्ट्रुअल साइकिल कब होगा? ये मेंसिस वगैरह कब आएंगे? मेंसिस मतलब जहाँ पे यहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है, बिकॉज एंडोमेट्रियम टूट रही है तो ये ब्लीडिंग हो रही है। दिस इज कॉल्ड मेंसिस। पहला स्टेज है यही, मेंसिस या मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज इसमें क्या हो रहा है? 1 to 5 डेज में मेंसिस आ रहे हैं, ब्लड ब्लीडिंग हो रही है एक फीमेल की बॉडी में, बिकॉज एंडोमेट्रियम टूट रही है। क्यों टूट रही है? बिकॉज उसमें प्रेगनेंसी नहीं हुई। प्रेगनेंसी हो रही होती तो एंडोमेट्रियम क्यों टूटती? उसमें तो इम्प्लांटेशन हो जाती। अब देखो लास्ट से ही टूटना स्टार्ट हो जाती है, तो यहाँ से टूटना स्टार्ट हो गई। ठीक है, 29th डे को नया साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, तो 29th को आप फर्स्ट से भी कंपेयर कर सकते हो। जो चीजें फर्स्ट में होनी स्टार्ट होंगी वही 29th में स्टार्ट होगी। ठीक है, तो ये है आपके पास यूट्राइन इवेंट्स। यूट्राइन इवेंट्स, अच्छा सबसे पहले ना इसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं 28 दिन को 3 फेजेस में हम बांट सकते हैं। कैसे 3 फेज? सबसे पहला 28 डेज है तो 1 to 5 डे, 1 to 5 डे, 1 to 5 हम उसको बोल सकते हैं मेंस्ट्रुअल फेज, जिसमें मेंसेस आ रहे हैं। मेंसेस मींस पीरियड्स के लिए, है ना। पीरियड्स एक फीमेल जो है एक्सपीरियंस कर रही है, मतलब ब्लीडिंग हो रही है ना। आजकल तो पीरियड्स का ही बड़ा मजाक उड़ा दिया जाता है ना। मतलब लगे पड़े होते हैं मेल्स इन सब के बारे में मजाक उड़ाना भाई।
आई डोंट नो व्हाई, व्हाट इज दिस। फिर 6th डे, यानी कि 5th से मान लो, है ना, 5th से लगभग स्टार्ट हो जाता है, तो 5th से लेकर 14th तक, है ना, 5th से 14th तक ये जो है दोबारा से बन रही होती है, इसको बोलते हैं प्रोलिफरेटिव फेज, जहां पे दोबारा बन रही है क्या, एंडोमेट्रियम दोबारा बननी स्टार्ट हुई, बिकॉज अभी तो टूट गई थी, अब दोबारा भी तो बनेगी, इसको सोच रहा है। अच्छा देखो, एक बार टूट गई ना तो ओव्यूलेशन भी दोबारा स्टार्ट हो जाती है ना, यहाँ पे ओव्यूलेशन यहाँ तक होती है, तो यहाँ से ओव्यूल्स की ग्रोथ हो रही होगी, प्राइमरी ओव्यूल, सेकेंडरी ओव्यूल, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, ठीक है। इसीलिए इस फेज को हमने क्या कहा, प्रोलिफरेटिव फेज, कि ये जो है एंडोमेट्रियम दोबारा से बननी स्टार्ट होगी, प्रोलिफरेटिव फेज। और अब एंडोमेट्रियम के रिस्पेक्ट में तो ये, यानी कि यूट्रस के रिस्पेक्ट में तो ये प्रोलिफरेटिव है, जहां पे दोबारा बनने स्टार्ट हुई, ठीक है। बट अगर मैं बात कर रहा हूँ ओवेरियन इवेंट्स की, ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको ओवेरियन इवेंट्स दिखाऊंगा। ओवेरियन इवेंट्स मतलब ओवरी में क्या हो रहा होगा, ओवरी में यहाँ से दोबारा से, अब देखो यहाँ पे तो टूट गया ना वो, तो यहाँ पे दोबारा से क्या आएगा, प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte से बनेगा प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, है ना, टर्शियरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, और क्योंकि ग्राफियन फॉलिकल 14th डे टूट रहा है ना, तो ओव्यूलेशन यहाँ पे हो गई। तो इसके रिस्पेक्ट में अगर मैं इसको नाम दूंगा तो क्या दूंगा, फॉलिकुलर फेज, फॉलिकुलर फेज, बिकॉज फॉलिकुलर ग्रोथ देखने को मिल रही है, तो फॉलिकुलर फेज। अच्छा मैंने आपको बताया था कि फॉलिकल्स में एक सेल्स होते हैं ग्रेनुलोसा सेल्स, वो क्या सीक्रेट कर रहे हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो अब यहाँ पे मैं एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की लाइन बनाऊंगा, ठीक है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन। और यहाँ पे तो देखो दो तरह के हार्मोन्स होते हैं, पिट्यूटरी के हार्मोन्स होते हैं और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के हार्मोन्स होते हैं, है ना। मुझे याद है अभी भी कि हमने क्या नहीं पढ़ा है, हमने अभी हार्मोनल कंट्रोल को नहीं पढ़ा, तो वो मैं आपको पढ़ा के जाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कौन से हार्मोन्स, ओवेरियन हार्मोन्स, ओवेरियन हार्मोन्स। ओवेरियन हार्मोन्स कौन कौन से, देखो मैंने आपको बताया था ना, दो तरह के हार्मोन्स रिलीज होंगे, एक आपका रिलीज करेगा कौन सा, कॉर्पस ल्यूटियम, बताया था वो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन रिलीज करता है, और मैंने आपको बताया था ग्रेनुलोसा सेल्स कौन से रिलीज करते हैं, एस्ट्रोजन। तो यहाँ पे आपको एस्ट्रोजन की पीक देखने को मिलती है, जहाँ पे ये आपके पास ग्रेनुलोसा सेल्स आते हैं ज्यादा, ठीक है, तो एस्ट्रोजन की पीक देखने को मिल गई, है ना। बाकी अभी इसके बाद हम बाद में देखेंगे, बट ये एस्ट्रोजन है। और इस टाइम पे प्रोजेस्टेरोन उतना ही है, नीचे ही है प्रोजेस्टेरोन, ये प्रोजेस्टेरोन है, एस्ट्रोजन की पीक है, नॉट प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। अब देखो ये सब हो रहा है कहाँ पे, यूट्रस में, मोटी होनी स्टार्ट हो गई बॉल, ठीक है, बॉल इज गेटिंग थिकर, एंडोमेट्रियम इज गेटिंग थिकर। अब 14th डे पे, 14th डे को हमने क्या कहा, ओव्यूलेशन का डे है। आफ्टर 14th डे टू 28th डे, 14 टू 28 डे, अगर मैं बात कर रहा हूं इसकी, तो इसमें ना सिक्रीशंस बड़ी ज्यादा बढ़ जाती हैं, सिक्रीटरी फेज बोलते हैं इसको हम, विद रिस्पेक्ट टू यूट्रस अगर मैं बात करूं तो सिक्रीटरी फेज, ठीक है। अच्छा अगर मैं बात कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू इसके रिस्पेक्ट में, तो इसमें हमने पढ़ा ग्रेनुलोसा सेल्स जब सॉरी ग्राफिन फॉलिकल टूट जाएगा तो उसके बाद क्या बनता है ग्राफिन फॉलिकल का, कॉर्पस ल्यूटियम। तो इस तरह का येलो का स्ट्रक्चर होता है, ये येलो सा, है ना। अच्छा प्रेगनेंसी नहीं हो रही तो कॉर्पस ल्यूटियम का कोई काम है, कॉर्पस ल्यूटियम का काम क्या है ना, तो कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन छोड़ते रहते हैं, और प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन क्या करते हैं, इसकी वॉल को थिकन रखते रहते हैं। अब अगर ये वॉल थिक रहनी ही नहीं है, बाद में देखो टूटनी स्टार्ट होगी ना यहाँ से, तो ये भी अब हटना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हटना स्टार्ट हो गया, और ये स्मॉल होगा पहले तो, है ना, साइज इसका छोटा हो जाएगा, और ये धीरे धीरे डीजनरेट कर जाएगा, ठीक है, डीजनरेट हो गया। तो ये कौन से इवेंट्स हैं आपके पास, ओवेरियन इवेंट्स, ठीक है। अच्छा इसके रिस्पेक्ट में मैं बोलूं तो यहाँ पे किसका राज है, कॉर्पस ल्यूटियम का, तो इसको हमने क्या कहा, विद रिस्पेक्ट टू ओवरी अगर मैं बात कर रहा हूँ, इसका नाम देना है तो हम इसको देंगे ल्यूटियल फेज, बिकॉज यहाँ पे क्या है, कॉर्पस ल्यूटियम बन रहा है, तो ल्यूटियल फेज, ल्यूटियल फेज इसका नाम हमने दे दिया, ठीक है। तो इसके रिस्पेक्ट में ये देखना, इसके रिस्पेक्ट में ये है मेंसिस, 5 से 14 आपके पास प्रोलिफरेटिव, सिक्रीटरी, और अगर मैं इसके रिस्पेक्ट में नाम दे रहा हूं फॉलिकुलर, ल्यूटियल, ठीक है। और ये तो डे ऑफ ओव्यूलेशन आ गया 14th डे, ठीक है। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना है और समझना है, ध्यान से सुनना, ठीक है। जो एस्ट्रोजन है और प्रोजेस्टेरोन, अब देखो यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता था, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता था, तो यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन की पीक आ गई और ये आ गया आपके पास एस्ट्रोजन की पीक, ठीक है, इस तरह से। अब वो देख लो पहले किसकी आ रही है, एक बार मैं चेक भी कर लेता हूँ, है ना। पहले तो मेरे ख्याल से प्रोजेस्टेरोन की होगी इस बार, हाँ देखो प्रोजेस्टेरोन की पहले आ रही है और बाद में एस्ट्रोजन की, तो मैंने वही करा है, प्रोजेस्टेरोन की पहले बनाई है और बाद में एस्ट्रोजन की पीक बना दी है, ठीक है। भी क्यों आ रही है, बिकॉज कॉर्पस ल्यूटियम इसको रिलीज करता है। अच्छा कॉर्पस ल्यूटियम ने तो इनको रिलीज कर दिया,
कॉर्पस ल्यूटियम को ये फॉलिकल की ग्रोथ कौन करवा रहा होगा? देखना, सबसे पहले इसी में मैं आपको बता देता हूं क्या, वो हार्मोनल कंट्रोल। हार्मोनल कंट्रोल में क्या है कि हाइपोथैलेमस जो है, हाइपोथैलेमस मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, जो कि पिट्यूटरी को सिग्नल देता था, तो उसने पिट्यूटरी को एक सिग्नल दिया कि पिट्यूटरी, हे पिट्यूटरी, गोनाडोट्रोपिन्स यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच है ना, और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करो। ठीक है, तो इसने पिट्यूटरी को हार्मोन दिया और पिट्यूटरी ने क्या किया? देखो, दो तरह के हार्मोन्स हो सकते हैं, या तो ये इसको ये सिग्नल दे कि पिट्यूटरी ओवेरियन हार्मोन्स निकालो, मतलब ओवरी को सिग्नल दो कि वो ओवेरियन हार्मोन्स निकाले, या तो ये कर सकती है पिट्यूटरी की नहीं, हम क्या करें, हम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या गोनाडोट्रोपिन्स रिलीज करवाने हैं। तो मैंने मान लिया कि गोनाडोट्रोपिन्स इसने क्या रिलीज किया, जीएनआरएच, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, अब जीएनआरएच जब रिलीज हुआ तो जीएनआरएच ने गोनाडोट्रोपिन्स पे एक्ट किया और गोनाडोट्रोपिन्स ने क्या किया, गोनाडोट्रोपिन्स ने जो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज किया। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, इसको मैं अगले पेज पे समझाता हूं, बट ध्यान से मेरी बात को सुनना है और समझना है। नाम से पता चल रहा है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एफएसएच। तो जहां पे फॉलिकल्स की ग्रोथ हो रही है, फॉलिकल्स की ग्रोथ हो रही है, वहां पे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ज्यादा होगा। तो ये आपके पास, इसलिए यहां पे एक पीक आती है इसकी, ताकि फॉलिकल की ग्रोथ ज्यादा हो रही है ना यहाँ पे इस फेस में, तो निकल जाए। अब यहाँ पे देखो कॉर्पस ल्यूटियम आ गया। ठीक है, एस्ट्रोजन है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपके पास क्या आया, ये क्या है, एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसके बाद आएगा एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो देखो ये लिया गया ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये रहा ल्यूटिनाइजिंग। और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इतना ज्यादा क्यों है और एफएसएच इतना कम क्यों है एज कम्पेयर टू ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इतना ज्यादा क्यों है? बिकॉज कॉर्पस ल्यूटियम बनना है, कॉर्पस ल्यूटियम को बनाने के लिए ही तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, एल ल्यूटिनाइजिंग कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, तो इसे याद रखो, जो ये ग्रेनुलोसा, ये ग्राफिन फॉलिकल था ना, इसको तोड़ेगा कौन? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन तोड़वाएगा। ठीक है, तो इसलिए ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इस टाइम पे बड़ा ज्यादा बनता है। इसकी पीक अगर मैं सही करके बनाऊं तो ऐसे सेंटर में आती है पीक, है ना, 14th डे पे तो इतना ज्यादा बनता है। ठीक है, इस प्रकार से। अब बाद में ये नॉर्मल क्यों हो गया? अरे भाई, बाद में नॉर्मल क्यों हो गया? देखो क्या है यहाँ पे, जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन है, देखो कॉर्पस ल्यूटियम को बनाने वाला है एलएच, कॉर्पस ल्यूटियम को बनाने वाला कौन है? एलएच है। फॉलिकल्स की ग्रोथ करवाने वाला एफएसएच है। ठीक है, अब कॉर्पस ल्यूटियम को बनाने वाला है एलएच, और कॉर्पस ल्यूटियम ने क्या हार्मोन रिलीज किए? देखो, एलएच ने किसको बनाया? सीएल को, कॉर्पस ल्यूटियम को, और कॉर्पस ल्यूटियम ने एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन रिलीज करे थे, इसीलिए तो यहाँ पे इसकी पीक आई एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की। ठीक है, बट एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन निकले दगाबाज, इसने इसी को, एलएच ने इसको बनाया था ना, तो इसने एलएच को ही नेगेटिव फीडबैक दे दिया, और एफएसएच को, तो एफएसएच की तो आगे कोई जरूरत नहीं है, तो वो तो पहली बैठ जाएगा, है ना। और एलएच को नेगेटिव फीडबैक मतलब एलएच अब कम हो जाएगा, तो कम हो गया देखो। ठीक है ना, तो ये है आपके पास पूरा का पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल, पूरा का पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल, इतना में ही आपको याद रखना है। ठीक है, मेन जो यहाँ से क्वेश्चंस का जो है पूछे जाएंगे, तो क्या पूछे जाएंगे, आपको ये हार्मोन्स दे देंगे, बोलेंगे ये वाला हार्मोन बताओ कौन सा है, ये वाला हार्मोन बताओ कौन सा है। ठीक है, आपको ये 14 तरह का पूछ सकते हैं कि इसमें पीक क्यों दिख रही है, व्हाई इज देयर पीक, या एलएच सर्ज बोलते हैं, सर्ज, सर्ज मतलब बड़े ज्यादा बन रहे हैं, है ना, या व्हाई इज देयर एस्ट्रोजन सर्ज या प्रोजेस्टेरोन सर्ज पीक। ठीक है, वो पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, तो ये आपके पास पूरा का पूरा फेजेस के नाम आपको याद रखना है इसमें मेनली। ठीक है, तो इसको नोट कर लो, 1 मिनट लगेगा, मैं एक बार टाइम देखूं तो 1 घंटा 13 मिनट हो गए, है ना। आई होप एंड बिलीव आपने देख लिया। So now let's move ahead for towards the hormonal control of spermatogenesis. Hormonal control of spermatogenesis. आपको पता है सबसे पहले आएगा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करता था ना, अगर आपको याद है क्लास 11, तो हाइपोथैलेमस रिलीजिंग हार्मोन या इनहिबिटिंग हार्मोन भेजता था, आईएच या आरएच। इनहिबिटिंग हार्मोन मतलब उसको नहीं भेजना, रिलीजिंग हार्मोन मतलब उसको रिलीज कर दो। अब ये किसको भेजेगा? पिट्यूटरी को भेजेगा। तो इसने क्या किया, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन भेजा इसको पिट्यूटरी को सिग्नल करने को। इसने पिट्यूटरी को सिग्नल किया, तो पिट्यूटरी ने आगे कौन से रिलीज कर दिए? एलएच और एफएसएच। ये दोनों क्या है? गोनाडोट्रोपिन्स होते हैं। गोनाडोट्रोपिन्स मतलब जो आपके गोनेड्स है, यानी कि कहें तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन से रिलीज होंगे, ऐसा कह सकते हो आप। ठीक है, एफएसएच और एलएच आगे, है ना। अब एलएच और एफएसएच ने क्या किया? एलएच लेडिक सेल्स, तो एलएच आप कह लो कि एंड्रोजन रिलीज करता था, एंड्रोजन,
या ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन रिलीज करेगा या एंड्रोजन रिलीज करेगा? एफएसएच क्या करेगा? स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर रिलीज करता है, स्पर्म्स की मैच्योरिंग करवाएगा एफएसएच, ठीक है। अभी स्पर्मेटोजेनेसिस में पढ़ रहे हैं तो इसलिए ऐसा है। अगर मैं इसकी बात करूं इन दैट फीमेल बॉडी, तो फीमेल में एफएसएच का क्या काम है? फीमेल में एफएसएच का काम था फॉलिकल का ग्रोथ कराना, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का क्या काम था? ग्राफिन फॉलिकल को तोड़वाना, ठीक है। तो इसने एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन रिलीज किया, इसने एफएसएच एसएमएफ यानी कि स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर रिलीज किए। अब क्या होता है ना, अगर मान लो कम हार्मोन्स बन रहे हैं तो सिग्नल जाएगा कि और हार्मोन बनाओ, अगर ज्यादा बन रहे हैं तो सिग्नल जाएगा कम हार्मोन बनाओ। तो यहाँ पे ऐसे फीडबैक आपको मिलेगा, नेगेटिव फीडबैक मिला तो हर जगह नेगेटिव जाएगा, कम कम बनेंगे, पॉजिटिव मिलेगा तो और ज्यादा बढ़ेगा, है ना। तो ये है आपके पास हार्मोनल कंट्रोल। अब आफ्टर दिस मेरे ख्याल से आपका चैप्टर तो लगभग लगभग कंप्लीट ही है। कौन से टॉपिक्स बच गए? सबसे पहले अब बचा है आपके पास फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन के बारे में, है ना। तो फर्टिलाइजेशन एक बार मैं आपको समझाता हूँ। फर्टिलाइजेशन हम एक बार समझते हैं। वैसे तो फर्टिलाइजेशन की अगर मैं बात करूँ नीट, उसमें नीट ओरिएंटेड, तो उसमें तो बड़ा कुछ बताना है, कैपेसिटेशन ये सब वो सब, है ना। कैपेसिटेशन मतलब स्पर्म इतना काबिल बने खुद को बनाए, है ना, कि वो उसमें मतलब एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन में चेंजेस आते हैं, है ना, कुछ उसके ऊपर कुछ प्रोटीन्स बनते हैं, बट वो आपके काम का नहीं है। आपके काम का क्या है मैं आपको वो बताऊंगा, है ना। बोर्ड लेवल के लिए है ये, तो उस अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले देखना, ये आपके पास क्या है? ओवम है। ओवम के ऊपर क्या है? ये जोना पेलुसिडा। इन दोनों की बीच की लेयर को हमने क्या कहा? ये जो बीच में बन रहा है ना, दिस इज कॉल्ड पेरी व्हाइट लाइन स्पेस, दिस इज कॉल्ड जोना पेलुसिडा। अब इसके आसपास ना एक सेल्स बन जाते हैं इस तरह से, विच आर कॉल्ड कोरोना रेडिएटा। तो ये कौन से सेल्स हैं? कोरोना रेडिएटा सेल्स हैं ये, ठीक है। दीज आर कॉल्ड कोरोना रेडिएटा सेल्स, ठीक है, कोरोना रेडिएटा सेल्स हैं। अब यहां से स्पर्म आ रहा है। अब स्पर्म ने इस लेयर्स को तोड़ के जाना है। अच्छा, यहाँ पे बीच में जो है ना हाइलोरोनिक एसिड बना होता है, हाइलोरोनिक एसिड, हाइलोरोनिक एसिड, नाम ऐसा कि जीभ में क्रैम्प आ जाए, ठीक है। तो इसके अंदर ना एक्रोसोम आपने पढ़ा था, एक्रोसोम के अंदर क्या पढ़े थे आपने? एंजाइम्स पढ़े थे। अब देखना, सबसे पहले तो एंजाइम को ये तोड़ना पड़ेगा, कोरोना रेडिएटा, तो कोरोना रेडिएटा डिस्ट्रॉइंग एंजाइम होंगे उसके पास। फिर हाइलोरोनेस एंजाइम होगा जिससे ये हाइलोरोनिक एसिड को तोड़ के जाएगा। फिर इसके पास जोना लाइसिन्स होंगे या एक्रोमाइसिन्स होंगे जिससे ये जोना लाइसिन्स, ये जोना पेलुसिडा को तोड़ेगा। अब जैसे इसने जोना पेलुसिडा को तोड़ा और ये यहाँ पे पहुंचा, तो जो जोना पेलुसिडा थी या पेरीवेटलाइन स्पेस थी, वो उसको बड़ी जल्दी से ना क्या कर लेती है? बड़ा हार्ड कर लेती है। इसको हमने कहा फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी। क्या है फास्ट ब्लॉक में? पेरीवेटलाइन स्पेस ने खुद को बड़ा हार्ड कर लिया। और सेकंड, दूसरा एक और ब्लॉक होता है स्लो ब्लॉक। स्लो ब्लॉक में क्या है कि जो है जोना पेलुसिडा की जो है आपके पास, आपने पढ़ा ना कि उसमें पोलैरिटी चेंज हो जाती है, तो पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, है ना। वो आपके सिलेबस में नहीं है, आपको फास्ट ब्लॉक के बारे में पता होना चाहिए। फास्ट ब्लॉक में क्या है कि पेरीवेटलाइन स्पेस बड़ी हार्ड हो गई ताकि जो अगला स्पर्म आए वो इसको चीर ना पाए, है ना, दोबारा से क्या हो? पॉलीस्पर्मी ना हो। मतलब पॉलीस्पर्मी मतलब ज्यादा से ज्यादा वो ना बन जाए ना, मतलब ज्यादा फर्टिलाइजेशन ना हो, एक ही स्पर्म फर्टिलाइज करे, है ना। अगर मान लो दो स्पर्म्स एक साथ आ गए तो ट्विंस बन जाएंगे, ठीक है, बट ऐसा केस बड़ा रेयर होता है। ज्यादातर तो एक ही स्पर्म जैसे पहुंचेगा ये हार्ड हो जाएगी और दूसरा स्पर्म आ नहीं पाएगा, ठीक है। तो विद दिस आपका क्या हो गया? फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाएगी। अब फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होगी तो आपको क्या मिलेगा? जाइगोट मिलेगा। तो ये मिल गया आपको जाइगोट, और कहाँ पे मिलेगा? एम्पुला के पास। तो अब मैं फिर से वही डायग्राम पे बनाता हूँ, वही वाला डायग्राम, एम्पुला वाला डायग्राम, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लेना, यही है आपके पास फर्टिलाइजेशन में, ज्यादा कुछ आपको बताया नहीं गया, ठीक है। इतना ही बताया है तो मैंने इतना आपको बता दिया। आपको तो ये हाइड्रोनिक एसिड वगैरह ये भी नहीं बताया था, बट स्टिल मैंने बता दिया थोड़ा सा एक्स्ट्रा, है ना। नेक्स्ट क्या है आपके पास? क्लीवेज। अब जाइगोट बन गया होगा, है ना। एक ही साइड से दिखाऊंगा, उस साइड भी ऐसे ही होगा ना। अगर फर्टिलाइजेशन हुई तो एक ही साइड से होगी, बिकॉज हर एक महीने में एक ही ओवरी जो है एग सेल रिलीज करती है, ठीक है। इसने एग सेल रिलीज किया, यहाँ पे पहुंच गया, मान लो एग सेल एम्पुला रीजन में, यहाँ पे आ गया स्पर्म, स्पर्म भी आ गया, तो यहाँ पे अब जाइगोट बन गया। जाइगोट से क्या बनेगा? यह है जाइगोट, 2 सेल्ड एम्ब्रियो, 4 सेल्ड एम्ब्रियो, 8 सेल्ड एम्ब्रियो, 16 सेल्ड एम्ब्रियो। अच्छा, ये एक एक सेल को, जैसे ये 2 सेल्ड है ना, तो इस एक सेल को हमने क्या कहा? ब्लास्टोमेयर। एक सेल को क्या कहा? ब्लास्टोमेयर। तो दिस इज 2 ब्लास्टोमेयर्स जाइगोट, ठीक है। तो जैसे ये देखो ना, ये है आपके पास 2 सेल्ड, ये आ गया आपके पास 4 सेल्ड,
ये 8 सेल्ड आ गया, 16 सेल्ड आ जाएगा, है ना। 16 सेल्ड, 8 से 16 वाले को हम बोल देते हैं मोरेला, 16 से 32 को हम बोल देते हैं ब्लास्टोसिस्ट, है ना। और यहाँ पे सॉरी क्या बोल गया मैं, पता नहीं क्या बोल गया मैं, है ना। देखो यार ध्यान से सुनना, 8 से कहाँ गया, ये 16 सेल बन गया, 16 सेल से बच जाएगा 32 सेल, 32 सेल, और 32 के बाद आता है 64 सेल, तो 64 सेल आ गया, 64 सेल, 64 सेल को हमने क्या कह दिया, ब्लास्टोसिस्ट कह दिया, ठीक है। और उसको ऐसे यहाँ पे वो इसकी वॉल के साथ टच हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे आपको डायग्राम मिला होगा, बना दिखा होगा, पेज नंबर मैं आपको बताता हूँ, 52 पेज चेक करो, 52 पेज चेक करो। ये देखो ए बी, जो नीचे फिगर है ना इसको भी देखते जाना साथ साथ में कि कहाँ कहाँ पे क्या बन रहा है। ई देखना, ई मोरेला है, तो मोरेला यहाँ पे कहीं बन गया है। मोरेला मीन्स देखो कितने सेल्स है मोरेला में, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 से 16 वाले को 8 to 16 ब्लास्टोमेयर्स हैं, अगर 8 to 16 ब्लास्टोमेयर्स हैं अगर ज़ायगोट के अंदर, एम्ब्रियो के अंदर, तो उसको हमने क्या कहा, मोरेला कहा, ठीक है। अब इसके बाद देखो एफ देखना, एफ आ गया यार, देखो यहाँ पे देखो, embryo with 8 to 16 blastomeres is called morula. The morula continues to divide and transform into blastocyst as it moves further. The blastomeres in blastocyst are arranged in outer layer. तो स्ट्रक्चर बता दिया आपको उन्होंने, है ना। तो आप स्ट्रक्चर नहीं, आपको ये जानना है कि कितने सेल्स हैं। तो लगभग 64 32 64 सेल्स होते हैं, है ना। 32 से 64 वाले यहाँ पे आएंगे, और 64 सेल्स आर देयर इन ब्लास्टोसिस्ट। कितना टाइम हुआ, ओहो टाइम तो कम है अब, ठीक है ना। तो ये ब्लास्टोसिस्ट बन गया। अब ब्लास्टोसिस्ट को यहाँ पे जाके बॉल के साथ चिपकना है, तो कैसे चिपकेगा वो मैं आपको बताता हूँ। पहले ब्लास्टोसिस्ट का स्ट्रक्चर देख लो। ब्लास्टोसिस्ट में क्या होगा ना, सेल्स खुद को लेयर्स में डिवाइड कर लेंगे। ये आपकी लेयर आ गई है, इसको हमने क्या कहा, ट्रोपोब्लास्ट, दिस इज कॉल्ड ट्रोपोब्लास्ट की लेयर। और यहाँ पे आपके एक ऐसा जत्था सा पड़ा होता है सेल्स का, दीज सेल्स आर कॉल्ड इनर सेल मास। इनर सेल मास, इनर सेल मास जो है इनके सेल्स होते हैं टोटीपोटेंट सेल्स, स्टेम सेल्स कह लो, टोटीपोटेंट सेल्स कह लो। मतलब बाद में जब ये इंप्लांट हो जाएंगे तो ये क्या बना लेंगे, लेयर्स बना लेंगे। आपने पढ़ा ना एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, छोटी क्लास में 11th क्लास में पढ़ा है ना। तो ये वो लेयर्स बना लेते हैं, ठीक है। ये है आपके पास ट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट। और जो कैविटी सी है ना, दिस इज कॉल्ड ब्लास्टोसील, ब्लास्टोसील, ब्लास्टोसील है ये कैविटी का नाम, ठीक है। तो ये आपके पास सारा ब्लास्टोसिस्ट का स्ट्रक्चर हो गया। अब यहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट बन गया, ब्लास्टोसिस्ट जो है इंप्लांट होना है। अब इंप्लांटेशन कैसे पढ़नी है आपको, देखो ब्लास्टोसिस्ट जाएगा एंडोमेट्रियम के पास, और एंडोमेट्रियम की वॉल क्या करेगी, ब्लास्टोसिस्ट को अपने अंदर ऐसे कवर कर लेगी, इनक्लोज कर लेगी, और विद दैट आपका ब्लास्टोसिस्ट जो है वो इंप्लांट हो गया। देखो यहाँ पे एनसीईआरटी में बड़े अच्छे से दिया हुआ है, देखना ध्यान से। पेज नंबर 53 पे है ऊपर, देखो आफ्टर अटैचमेंट द यूट्राइन सेल्स, यूट्राइन सेल बड़ी अच्छे से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके इसको कवर कर लेंगे। देखो rapidly uncover the blastocyst, as a result blastocyst become embedded in the endometrium, this is called implantation and leads to pregnancy। प्रेगनेंसी हो गई, प्रेगनेंसी हो गई मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन अभी जो है कॉर्पस ल्यूटियम अभी भी होगा, और अगर कॉर्पस ल्यूटियम अभी भी है तो कॉर्पस ल्यूटियम होने के कारण अभी भी एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन बन रहा है, जिसके कारण ये अभी ब्रेक डाउन नहीं हुई। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन होगा तो ही ये बनी रहेगी वॉल, नहीं तो ये ब्रेक डाउन हो जाती है, ठीक है। इसलिए प्रोजेस्टेरोन को क्या बोलेंगे, प्रेगनेंसी हार्मोन, ताकि ये वॉल जो है वो बनी रहे, ठीक है। अभी इंप्लांट हो गया। अब आफ्टर इंप्लांटेशन क्या है, बनेगा प्लेसेंटा। प्लेसेंटा कैसे बनता है, प्लेसेंटा कैसे बनता है उसकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, एक मिनट। एक होती है कोरियोनिक विलाय, कोरियोनिक विलाय होती है एक, है ना, जो कि फीटस के पास इसमें होगी। कोरियोनिक विलाय जो है इसके अंदर होगी, है ना। और कोरियोनिक विलाय के साथ जो है क्या मिल जाता है, यूट्रस की वॉल, आपस में ये इंटरडिजिट हो जाती है, आपस में इंटरडिजिट, और उस इंटरडिजिटेशन से एक क्या बन जाता है, एक आपके पास फ्लैप टाइप सा बन जाता है, जिसको हमने क्या कहा, प्लेसेंटा कहा। अब ये प्लेसेंटा का फंक्शन आप नोट कर लो, है ना, मैं बोल रहा हूँ नोट कर लो, मैं लिख नहीं रहा यहाँ पे। क्या करेगा ये, जो भी वेस्ट होंगे नाइट्रोजनस वेस्ट ऑफ द फीटस उसको कलेक्ट करेगा, है ना, मेल फीमेल बॉडी तक लेके आएगा उसको, ठीक है। ऑक्सीजन की सप्लाई देगा उसको, उसके जो भी सप्लाई के काम है ना, वो सारे ये करेगा। गैशियस एक्सचेंज ये करवाएगा, है ना, ऑक्सीजन सप्लाई, न्यूट्रिशन सप्लाई, फूड सप्लाई, वो सारा फीटस को प्लेसेंटा से ही होगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, है ना। अब प्लेसेंटा से बेबी चिपक गया, फीटस चिपक गया। अब फीटस में होती है जेस्टेशन। तो एक बार मैं आपको ये भी जो है यहीं से पढ़ा के दिखाता हूँ। देखो यहाँ लिखा होगा ऊपर, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर्स ऑन द ट्रोपोब्लास्ट
ट्रोफोब्लास्ट पे मैंने क्या कहा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन मिलेंगे। कोरियोनिक विलाई, विलाई का मतलब फिंगर लाइक ही तो होता है, तो ये विलाई जो है यूट्राइन की वॉल के साथ, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सराउंडेड बाय यूट्राइन टिश्यू एंड मैटरनल ब्लड। कोरियोनिक विलाई एंड यूट्राइन टिश्यू जो है आपस में इंटरडिजिट हो जाएंगे और एक फंक्शनल यूनिट बना लेंगे जो कि प्लेसेंटा है। प्लेसेंटा के फंक्शन आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। अब यहाँ पे हार्मोन्स है, प्लेसेंटा भी कई सारे हार्मोन्स है वो रिलीज करता है। जैसे हार्मोन्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो आपसे ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नेम सम प्लेसेंटल हार्मोन्स या नेम 2 प्लेसेंटल्स एंड 2 ओवेरियन हार्मोन्स। तो ओवेरियन हार्मोन्स कौन से हैं जो ओवरी रिलीज कर रही थी? प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। आपने पढ़ा ना अभी ओवेरियन हार्मोन्स का पीक जब आपने देखा तो प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन ही पढ़ा आपने, ठीक है। और अगर मैं बात कर रहा हूँ आपके पास प्लेसेंटल हार्मोन्स, तो प्लेसेंटल हार्मोन्स में आपके पास आएगा एचपीएल, ह्यूमन ह्यूमन क्या था इसका फुल फॉर्म? प्रोलैक्टिन। एक बार चेक करने दो, है ना, अभी भूल गया यार ये चीज, मेरे ख्याल से यही था वैसे तो। नहीं, ह्यूमन प्रोजेक्ट प्रेगनेंसी तो क्या था, कहाँ गया? एच हाँ, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, सॉरी ह्यूमन, आई एम रियली सॉरी यार, प्लेसेंटल लैक्टोजन। ये किसमें मदद करेगा? लैक्टोजन मींस मिल्क के उसमें काम करेगा ना ये। फिर है एक एचपीएल हो गया, ह्यूमन कोरियानिक गोनेडोट्रोपिन, एचसीजी, ह्यूमन कोरियानिक गोनेडोट्रोपिन, ठीक है, ह्यूमन कोरियानिक गोनेडोट्रोपिन, एचसीएल, एचसीजी, एचपीएल। और ये साथ में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन भी रिलीज करता रहता है प्लेसेंटा भी, ठीक है। अगर मैं बात करूं ओवेरियन हार्मोन्स की, तो ओवेरी भी एक एक्स्ट्रा हार्मोन रिलीज कर दिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ओनली, रिलैक्सिन, जो कि क्या करेगा, जब कॉन्ट्रैक्शंस होगी, कॉन्ट्रैक्शंस जब होती है ना, तो उसमें ये मदर को थोड़ा सा काम करता है ना, कि उसको थोड़ी शक्ति देता है, ऐसा कह लो, ठीक है। तो ये यहाँ से एक बार आप चेक कर लो, एक बार ये रीड कर लेना, है ना यार, एचसीजी, एचपीएल, ठीक है। तो ये सब नीचे आपको दिया हुआ है। इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन द इनर सेल मास डिफरेंशिएट्स, मैंने आपको बता दिया, जैसे इम्प्लांट हो गया ना, तो इनर सेल मास क्या करेगा, डिफरेंशिएट हो जाएगा, किसमें? ब्लास्ट उसमें, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म में। और उससे क्या बनेंगे? अलग अलग चीजें बनेंगी। ये स्टेम सेल्स होते हैं, है ना, इनर मास सेल में स्टेम सेल्स है, मैंने आपको ये भी बता दिया। अब हम आते हैं किस चीज के ऊपर? जेस्टेशन पीरियड के ऊपर। जेस्टेशन मतलब जो 9 महीने का पीरियड होता है, उसमें पहले पहले क्या क्या आ रहा है, क्या क्या कैसे किस ऑर्डर में बनता जाएगा, एक फीटस के अंदर कैसे कैसे डेवलपमेंट होगी, उसको बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड। जेस्टेशन कह लो या गेस्टेशन कह लो, है ना, ये 9 मंथ्स की होती है इन फीमेल। हमने 3 मंथ्स के पीरियड को क्या बोला? 3 मंथ्स कह लो या 12 वीक्स कह लो, उसको हमने बोला ट्राइमेस्टर। ट्राइमेस्टर मींस ट्राई मंथ्स, 3 मंथ्स हो गए ना। तो पहले मंथ में बन जाता है हार्ट, दूसरे मंथ में बन जाती हैं डिजिट्स एंड फोरलिम्ब्स, थर्ड मंथ के बाद यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर, थर्ड मंथ या कह लो फर्स्ट ट्राइमेस्टर, है ना, उसके बाद उसके पास सिस्टम बन जाते हैं, बॉडी के ऑर्गन सिस्टम्स आ जाते हैं, है ना, ऑर्गन सिस्टम्स बन जाएंगे, है ना, ऑर्गन सिस्टम्स बन जाएंगे। फिफ्थ मंथ में मूवमेंट आनी स्टार्ट हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। 6th मंथ में या कह लो सेकेंड ट्राइमेस्टर में हेयर जो है, हेयर बनने स्टार्ट हो जाएंगे, आई लैशेज बननी स्टार्ट हो जाएंगी, आई लिड्स, आई लैशेज, ये सब बनने स्टार्ट हो जाते हैं। एंड 9th मंथ में यानी थर्ड ट्राइमेस्टर में तो डिलीवरी ही हो जाएगी। ये आपके पास क्या आ गई? डिलीवरी आ गई, ठीक है ना। तो ये है जेस्टेशन पीरियड जो कि 9 महीने का होता है। आफ्टर जेस्टेशन हो गया मतलब 9 मंथ्स के कंप्लीट हो गए, फिर क्या होगा? पार्चुरेशन होगी, यानी कि कह लो डिलीवरी। पार्चुरेशन को आप डिलीवरी कह सकते हैं, है ना। जो मंथ्स आपको एनसीईआरटी में दिए मैंने वही बताया है। अच्छा, एक वो भी याद रखो, टेस्टिस जो है, टेस्टिस 7th मंथ में बनती है, 7th मंथ। नोट करना चाहो कर सकते हो। 1 मिनट, दूसरी चौक लेके आते हैं। देखो एक चौक हमने निपटा दी यार, है? एक चक्कर में एक चौक लगी, देख लो। और एक चौक खत्म करना भाई, मैं तो अकेले में ना कर सकूं, छोटी वाली ले लेते हैं, इसमें टूटी पड़ी है ना एक आधी सी, वो वाली लेता हूँ अब, है ना। तो अब क्या बचा है? अब बचा है आपके पास सिर्फ और सिर्फ पार्चुरेशन। तो पार्चुरेशन में आपको क्या पता है, पता होना चाहिए, एक कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म फॉलो होता है इसमें, न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म फॉलो होता है इन पार्चुरेशन में कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म फॉलो होता है। कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म का क्या मतलब है? सबसे पहले जब बेबी आउट जाने के लिए, बाहर निकलने के लिए बड़ा, है ना, होता तैयार ही है, तो उस टाइम पे बेबी और जो फीमेल है उसने किसको दिया सिंबल? फीमेल की उसको पिट्यूटरी को सिंबल जाएगा। अब वो पिट्यूटरी के पास एक हार्मोन होता है वेसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन, आपने पढ़ा होगा ना, पोस्टीरियर लोब में, है ना। तो उसमें से ये ऑक्सीटोसिन जो है वो रिलीज करता है, ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा।
तो उससे क्या होगा, ऑक्सीटोसिन रिलीज होने से जो मायोमेट्रियम थी उसमें कॉन्ट्रैक्शन होनी स्टार्ट हो जाएगी। मायोमेट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होनी स्टार्ट हो गई, अब कॉन्ट्रैक्शन हो रही है मायोमेट्रियम में। अब ये कॉन्ट्रैक्शन के बाद फिर से ये सिग्नल दोबारा जाता है और कॉन्ट्रैक्शन करवाने के लिए, और ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा। तो इसको मैं आपको एक बार एनसीईआरटी से रीड करवा देता हूँ, है ना। कितना टाइम हो गया यार, देखो 29 मिनट, 29 तो हो गया, लगभग 30 तो हो ही गए, है ना। एवरेज ड्यूरेशन ये तो आपने पढ़ लिया। दिस प्रोसेस ऑफ डिलीवरी इज कॉल्ड पार्सुलेशन। इट इज इंड्यूस्ड बाय अ कॉम्प्लेक्स न्यूरोएंडोक्राइन मैकेनिज्म, बता दिया मैंने। द सिग्नल्स फ्रॉम पार्सुलेशन ओरिजिनेट द फुली डेवलप्ड फ्रॉम द फुली डेवलप्ड फीटस एंड द प्लेसेंटा। मैंने आपको कहा मदर से यानी प्लेसेंटा से, और फुली डेवलप्ड फीटस जो दोनों है तो सिग्नल देंगे किसको, सिग्नल कहाँ गया, विच इंड्यूस माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन हुई, अब कॉन्ट्रैक्शन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या होगा, आपके पास ऑक्सीटोसिन आएगा। दिस ट्रिगर्स द रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम मैटरनल पिट्यूटरी। ऑक्सीटोसिन एक्ट्स एज यूट्राइन, एक्ट्स ऑन यूट्राइन मसल्स एंड कॉजेज स्ट्रॉन्गर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस। ठीक है, इसके बाद क्या हो गया, आपके पास क्या आ गया, बेबी बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। तो दिस स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स बिटवीन द यूट्राइन कंट्रैक्शन एंड ऑक्सीटोसिन सिक्रीशन कंटिन्यूअस रिजल्टिंग इन स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन, जिससे पार्सुलेशन हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात कर रहा हूं द मेमोरी ग्लैंड ऑफ फीमेल्स अंडर, अच्छा ये तो वही है कि लैक्टेशन के बारे में, लैक्टेशन के बारे में देख लो। डिफरेंशिएशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क, मिल्क मिलेगा, है ना, मिल्क प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा, उसको हमने क्या कहा, लैक्टेशन। लैक्टेशन क्या कहा हमने कि जो है मेमोरी ग्लैंड जो है वो डिफरेंशिएट हो जाएंगी और मिल्क प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देंगी, है ना। अब इससे एक होमवर्क मैं आपको देता हूं, आपको क्या बताना है, मिल्क प्रोड्यूसिंग एंड मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन्स के नाम बताने हैं, दोनों के नाम बताने हैं। ठीक है, सो इस तरह से आपके पास लैक्टेशन हो जाएगा। अब लैक्टेशन में एक चीज जो है इंपॉर्टेंट है कि जो फीमेल का इनिशियल मिल्क होता है ना, वो बड़ा येलोइश सा होता है कलर में, येलोइश सा होता है, उसके अंदर कोलेस्ट्रॉम, उसको बोलते हैं कोलेस्ट्रॉम, कोलेस्ट्रम, कोलेस्ट्रॉम बोलते हैं उसको, है ना। क्यों, उसको वो कहते हैं ना कि ये वाला मिल्क जो है हमेशा, मतलब फीमेल का जो इनिशियल मिल्क है वो तो हमेशा उसको बच्चे को पिलाना ही चाहिए, चाहे वो बाद में फीड करे या ना करे कुछ दिन, है ना, बट इनिशियली जो मिल्क आ रहा है उसको करना चाहिए फीड। क्यों, बिकॉज इसके अंदर एक इम्यूनोग्लोबिन होता है IgA, आपने अगर पढ़ा है ह्यूमन हेल्थ वाला चैप्टर तो उसमें आपने पढ़ा होगा इम्यूनोग्लोबिन मतलब एंटीबॉडी। तो एक एंटीबॉडी होती है IgA जो कि किसको मिल जाएगी, बेबी को मिल जाएगी, है ना, तो उससे उसका भला ही होगा, है ना, और उसकी जो है इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। अब ये इम्यूनिटी कैसी इम्यूनिटी हुई, ये मुझे आप बताएंगे कि मैं बता, तो मैं ही बता देता हूँ। पैसिव इम्यूनिटी हुई, पैसिव इम्यूनिटी जो हमें बाहर से उसको दिया ना, उसकी बॉडी ने खुद से थोड़ी बनाई है IgA वाली, उसको हमने बाहर से दी है। तो बाहर से जब हम कोई चीज देते हैं ना उसको बोलते हैं IG, मतलब उसको बोलते हैं हम पैसिव इम्यूनिटी। सो विद दिस आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट है। चलिए फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में, अगले लेक्चर में, अगले चैप्टर के साथ। चैप्टर होगा आपके पास रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राम राम, सीताराम, श्रीमन नारायण, राम राम।